मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, तगड़ा नाश्ता आपने किया होगा। बच्चे ठीक होंगे, बीवी मियाँ ठीक होंगे, ये भी ठीक है, दादी मामू सब ठीक होंगे, सब ठीक होगा और सबकी खैर खैरियत दरियाफ्त करें। वैसे आज अक्सर हम नहीं कर रहे होते। लेटर लिखे हमें, अपने खैरियत बताएं। लेटर हम आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। वो लेटर्स में लिखते थे ना, ऐसे भेज सकते हैं हमें ना, व्हाट्सएप में भेज दें। अच्छा, लेटर डिजिटल लेटर अब हो गया, डिजिटल लेटर मैसेज। कम्युनिकेशन के तो बहुत से तरीके का ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा जी, प्रोग्राम में आज जो हमने सवाल करना है वो सवाल ये है कि नॉर्मली जब आप लेट होते हैं ऑफिस से या किसी जगह आपने पहुंचना और आप लेट हो जाएं, स्पेशली किसी इवेंट में अगर आप लेट हो जाएं। आप तो हर जगह बहुत जल्दी होते हैं। बहुत पहले जब आप आते हैं ना, जैसे आप आते हैं, मतलब जैसे आप एंटर होने लगते हैं, पहले आपकी गाड़ी खड़ी होती है और आपको पता चल जाता है कि अच्छा शुएब साहब पहुंच गए। हाँ, तो आप ये भी कह सकते थे कि वो वक्त पर आते हैं, पहले आ जाते हैं वक्त से। पंक्चुअल होना, पंक्चुअल होना क्या होता है? वक्त पर आना। नहीं, मेरे लिए पंक्चुअलिटी होती है कि टाइम है 8 बजे तो आप 7:55 में पहुंच जाएं। अपनी ना पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन नहीं, मैं एक मार्जिन रखता हूँ ना। खबर क्या थी? हाँ, खबर ये थी कि नहीं, सवाल था सवाल ये था कि जब हम किसी भी इवेंट से लेट हो जाते हैं, ऑफिस से लेट हो जाते हैं, तो यूँ तो आपका पूरा दिन बड़ा डिस्टर्बिंग गुजरता है, चूँकि हर चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जैसे उस जगह पर आप पहुँचते हैं, फॉर एग्जाम्पल शादी पे आप लेट पहुँचे, शादी हॉल लेट पहुँचे, इवेंट पे लेट पहुँचे, आप बहुत रश था, ऑफिस आप लेट पहुंचे जहां पर अब आपको पार्किंग नहीं मिल रही, तो फिर मसला क्या होता है? पार्किंग नहीं मिल रही होती ना, मसला ये होता है। नहीं, फिर उससे आप पार्किंग नहीं मिलती तो आपको कहीं दूर पार्किंग मिलती है, फिर बहुत दूर आपको पार्क करना पड़ता है और फिर आपको चल के वेन्यू तक जाना होता है, और समटाइम पार्किंग नहीं भी मिल रही होती। और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको पता होता है कि आपने अगर टाइमली पहुंचना है तो आप बस जो है वो किसी कैब में चले जाएं, सो दैट आपको ड्रॉप करके वापस चले जाएं और आप ड्राइविंग के झंझट में ना पड़े। जी, यहाँ पर तो ऐसे ही होता है, हमने यही देखा है अपने आसपास। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहाँ क्या होता है? जापान नहीं होता। अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को देखें जो अपने ऑफिस पहुँच रहे हैं ना वक्त से पहले, जो मेरी तरह पहुँच रहा है, जो आपने कहा वक्त से पहले या पहले नहीं वक्त पर पहुँच रहा है, अच्छा, वो करते ये हैं कि वो थोड़ा सा दूर पार्क करते हैं गाड़ी। यानी जो ऑफिस की एंट्रेंस के करीब जो पार्किंग स्पॉट्स होते हैं, जो पार्किंग लॉट्स होते हैं, वो उनको स्पेस को वेकेंट रखते हैं और वो दूर खुद पार्क करके आते हैं और खुद दूर पार्क करते हैं, अच्छे जेस्चर के लिए केयरिंग होते हैं, ताकि जो किसी वजह से लेट है, जो नॉर्मली वो लेट नहीं आते। जल्दी आने का क्या फायदा? नहीं, वो देखें, ऊपर से जो लेट आने वाले हैं आप उनको और इनकरेज करें कि आप लेट आए। किसी वजह से वो लेट आ रहे हैं ना, तो उनको जापान में नॉर्मली लोग लेट नहीं आ रहे होते ना, दे आर पंक्चुअल। किसी वजह से अगर लेट आ रहे हैं तो दूसरा सा ख्याल रखने की तर्ज पे उसके लिए स्पेस खाली छोड़ता है। तो ये हमने सोचा आपको बता दें, जापान में ये होता है। बड़ा अच्छा वैसे जेस्चर है कि किसी के लिए आप राह हमवार करें, क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा है। काश हमारे यहाँ भी ऐसा होने लग जाए, काश हम वक्त पे पहुंचना शुरू हो जाए। काश। बढ़ते हैं आगे दूसरी खबरों की तरफ। एक कीमत बताना चाहता हूँ आपको, 3615 मोबाइल की हो सकती है। 3615। अब वो बटन्स वाला फोन भी नहीं है ना, मैं कह सकती थी उसकी। मुझे लगता है वो जो बटनों वाला फोन होता है, बटनों वाला वो जो बटनों वाला फोन है वो मेरे ख्याल है 5, 6, 7 हज़ार तक पहुँच गया होगा, अगर अभी वो कहीं मिल जाएगा ना। इतने 3000 में कहाँ मिलेगा शुएब? मिल जाता है। लेकिन ये मैं कीमत नहीं बता रहा था। 3615 में आपको मोबाइल फोन्स की तादाद बता रहा हूँ जो कि एक ही बंदे ने रखे हुए हैं। किसने? स्पेन के ये शहरी हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा इन्होंने फ़ोन जमा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, वेनेसिस पॉलो फर्नांडिस। इन्होंने ये मोबाइल फ़ोन जमा करने का रिकॉर्ड कायम किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो चुका है। स्पेन के शहरी, 3500 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन है। अच्छा, नित नए, अच्छा इसमें तो 3310 बहुत ज़्यादा लग रहे थे मुझे बीच में। खुद बोल के 3310 वो उस तरह के थे ना। अच्छा, हम अभी तक उसको कहते हैं बटनों वाला फोन। 3310 बचे, बहुत सारे 3310 में बचे बाकी लग रहे हैं। आपने ये यूज़ किया 3310? मैंने किया, मैंने भी किया। अभी ये जो अभी जेन जी है वो कह रहे होंगे कौन है ये लोग? एक्चुअली वो वैसे मैं मिलेनियल की कैटेगरी में आ जाती हूँ और जेन जी अभी हमें देख रही है। आप किस कैटेगरी में आते हैं? नई आने वाली कैटेगरी में। नई आने वाली कैटेगरी में जो बिल्कुल अपडेटेड कैटेगरी होती है। अच्छा, जेन जी के बाद जो कैटेगरी आ, क्या कहते हैं उसको? मुझे क्या पता क्या कह रहे होते हैं। 17.5 साल में जो मर्जी डाल दें आप। अच्छा जी, ऐसी बात है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मौसमी मुश्किलात की बात करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं सब इनके मुसलसल इजाफा है। और एक बात जो अक्सर की जाती है कि हम कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं। जब से होश संभाला है तब से ही सुनते आ रहे हैं। मिलेनियल ने भी, सीनियर सिटीजन्स ने भी, और ऑब्वियसली अगर देखा जाए जेन जी ने भी, हम सब ने, मतलब ये 3 जनरेशंस की जो हम बात कर रहे हैं। ये 3 पर मेरी तो ऐसे इशारा किया, पहले जनरेशन मेरी थी। मैं डायनासोर के वक्त का हूँ।
तो उस वक्त की अगर बात की जाए, चले मान लिया मैं उसी वक्त का हूँ, मेरे पे भी कर्जा था, आप पे भी कर्जा है, क्या फर्क है? फर्क क्या है, यही मैं कहना चाह रही थी, मेरा पॉइंट ही ये था। अब कितना कर्जा है जी? टोटल कर्जा बता दूं पहले आपको मैं, 71.24 खरब रुपए तक पाकिस्तान पर कर्जा पहुंच चुका है। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं तो पाकिस्तान का हर शहरी, यानी सबीन भी, मैं भी, आप भी जो हमें देख रहे हैं, एक एक शहरी 2,95,000 रुपए का मकरूज है। एक डील करते हैं। क्या डील? ये करते हैं कि ले लो मुझसे के पैसे, ओके, कर्जे से आजाद कर दो। ये मैं भी ऐसी बात है ना, ले लो पैसे एक ही दफा, कम से कम ये ना हो जाए वो जो जितने लोग आपने आबादी पे कैलकुलेट करके कुछ लोगों को हो सकता है यही फिर इलाज रह जाता है कि हम जो है वो पे कर दें कि ठीक है हम मकरूज हैं, हमें माफ करें, हमारा कर्जा लें और बस माफ कर दें। वैसे हाउ अबाउट कि अगर ये गवर्नमेंट कहे जी कि आप जितना जितना आपका कर्जा आप पे कर दें और आपको उसके बदले में कोई इंसेंटिव्स मिलेंगे। जैसे कि हम देखते हैं ना कि अक्सर हमें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा तो हम कहते हैं जो कि हम कर्ज के बोझ तरह दबे हुए हैं, एक स्कीम निकालें जी, जो अपना कर्जा उतार देगा उसको कोई इंसेंटिव मिलेगा, वो टैक्स छूट मिल सकते हैं, कोई और छूट मिल सकती है। वो माहिरीन की बात नहीं मानती हुकूमत, तो हमारी क्या मानेगी? सीधी सी बात बता रही हूँ, हमारे पास जितने इकोनॉमिस्ट आते हैं वो आकर इतनी अच्छी तजवीज़ देकर जाते हैं, वो इतनी अच्छी बातें करके जाते हैं, वो सोल्यूशंस देकर जा रहे होते हैं, पर जब उनसे बात की जाए वो कहते हैं अच्छा हमसे कभी पहली बात तो ली नहीं जाती तजवीज़, अगर ले ली भी जाए तो वो करती है हुकूमत अपना ही है जो उसको करना होता है। तो ये एक बड़ी एक हमें फिक्री, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है हम सब के लिए कि मकरूज होते जा रहे हैं हम सब, और बस इस मुल्क का यही हाल चलता जा रहा है। अल्लाह रहम करे जी, लेट्स बी पॉजिटिव, चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तीनों जनरेशंस यही सोचती रही हैं, जन जी भी यही सोचे। आगे बढ़ते हैं जी, अमेरिकी सदर जो बाइडन की बात करते हैं। इस बार किसका नाम भूल गए? इस बार वो जी नरेंद्र मोदी साहब का नाम भूल गए। आपको सुनवाते भी हैं, बल्कि सुनवाते हैं जी, हुआ कैसे क्या? भूले? Thank you all for being here, and now who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. Thank you all for being here. अच्छा, और इसके बाद क्या है वो ये पूछना चाह रहे थे, उन्हें नाम भूल गया था। अब काफ़ी दफ़ा ये हो चुका है कि वो भूल जाते हैं और पीछे से अनाउंसमेंट होती है, फिर नरेंद्र मोदी जो है वो आते हैं। हाँ, अनाउंसमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब तशरीफ लाए। चले आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें वो शेयर करेंगे आपसे। मौसम की बात कर लें। हाँ, ये तो आज वैसे अपनी बातों में तो हम मगन हो गए और भूल गए, लेकिन मौसम बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आज का दिन आप लोग अकॉर्डिंगली अपना आज का दिन जो है वो प्लान कर सकें। सबसे पहले जी इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं। इस्लामाबाद में आज जो है वो कम से कम 26 ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 28 ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 27 ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में आज कम से कम 27 ज़्यादा से ज़्यादा 32। कोयटा में कम से कम 38 ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 38 कैसे हो सकता है, कम से कम 16 ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। परेशान हो गई, मुझे लगा कि पता नहीं मैं इस वक्त कोयटा की बात कर रही हूँ, मैं सिब्बी की बात कर रही हूँ। सिब्बी में मेरा टेम्परेचर नहीं होता होगा, इतनी गर्मी नहीं होती होगी, है ना? नहीं, वैसे पता नहीं चलता ना मौसम का। नहीं, इतना भी नहीं हो सकता, कम से कम 38 नहीं, कब इस वेदर में भाई आजकल में। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी की बात करते हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा रिलीज कर दिया है और ये नगमा मेगा इवेंट शुरू होने से 10 रोज कबल मंजरे आम पर आया है। Whatever it takes इसके बोल हैं, आपको सुनवाते हैं। Show you how. Going all the way. Going all the way. Whatever it takes. Whatever it takes. Going all the way. Going all the way. Whatever it takes. Do it. Do it. वाह भाई वाह, जबरदस्त, क्या बात है जी। बड़ा अच्छा लगता है कि ख़वातीन के ऊपर भी काम हो रहा है, और वो अब तो खैर चलें, अच्छी बात है कि हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है, एंड दिस इज समथिंग रियली गुड। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बड़ी खुश हो गई हूँ आज। क्यों? कल से मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या हुआ ऐसा? सीजन है नेटफ्लिक्स स्क्विड गेम, जो कि प्रोबेबली आपने भी शायद देखा हो, और पूरी दुनिया स्क्विड गेम की दीवानी है। सुना बहुत है, देखा नहीं। और लोग जब उसका सीजन नेक्स्ट सीजन आने का लोग वेट कर रहे थे कि कब जो है वो स्क्विड गेम का नेक्स्ट सीजन आएगा, क्योंकि जो पहला सीजन था उसकी अगर हम बात करें तो उसने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इतनी महारत से उसकी प्रोडक्शन हुई हुई थी, इतनी महारत से उसका काम हुआ था कि आपको क्या बताएं। अब खुशी इस बात पे है कि उसके सीजन 2 का टीजर रिलीज
रिलीज हो चुका है। आप सोचे अभी जो सीजन है वो बेसिकली दिसंबर में रिलीज होना है, लेकिन अभी सिर्फ जो है इसका टीजर आया है और हर तरफ हलचल मच गई है कि स्क्विड गेम सीजन 2 का टीजर जो है वो रिलीज हो गया। फुल स्क्रीन में दिखाएं जी, हम भी देखते हैं। 준비가 완료됐습니다. ओके, तो 26 दिसंबर को रिलीज होना है जी सीजन 2। लेट्स सी। आपने कहा कि आप वेट करिए, बहुत से लोग वेट कर चुके हैं, सीजन 1 नहीं देखा तो यस देखिए। आज मैं आपको वैसे रिकमेंड करती हूं, एक दिन में तो कभी जिंदगी में एक दिन में आप देख लें, आप इतने डेडिकेटेड हो जाएंगे, आप पूरा सीजन देख लेंगे एक दिन में बैठ के। चल लेट्स सी। मेरे ऐसे लोगों ने भी यही किया। ओके फाइन, लेट्स डू दैट। मूविंग ऑन, अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा इशू जिसने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, स्पेशली जब हम पेशेंट्स की बात करते हैं। हम सब जानते हैं, ज़ाहिर है तकरीबन हर घर में हम देखते हैं कोई ना कोई पेशेंट होता है, मेडिसिन पे डिपेंडेंसी आपकी होती है, और ऐसे में अगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो तो मरीज़ खासे परेशान हो जाते हैं। अब हुकूमत की जानिब से 18% तक जनरल सेल्स टैक्स आयद करने से ज़िंदगी बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो भी, और जो दीगर ज़रूरी अद्वियात होती हैं उसकी कीमत में होशरबा इजाफा हो चुका है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें या हम स्किन डिजीज़ की बात करें, ताकत की दवाएं की बात करें, तो मरीजों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक उनकी कीमतें अच्छा शुएब, अगर मल्टीविटामिन्स की हम बात करें, कैल्शियम की, मिल्क पाउडर्स की अगर हम बात करें, इसके अलावा जी शुगर स्ट्रिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है। शुगर पेशेंट डायबिटिक जो है उनको अब वो शुगर स्ट्रिप्स जो है अगर वही इतनी महंगी कर दी जाएंगी तो लोग किस तरह से खरीदेंगे, अवॉइड करना शुरू कर देंगे और उनकी हेल्थ मुतासर होनी चाहिए। और अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होगा? मुल्क को होगा, हमारे हेल्थ सिस्टम को होगा, आपका हेल्थ सिस्टम पे बोझ पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ में हर्बल जो मेडिसिन हैं उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उस पर भी इसका इतलाक हो रहा है, वो भी इस नए टैक्स से मुतासर हुई उनकी कीमतें। अच्छा, अब इसका जो बराह रास्त असर है जो हमने देखा, मतलब डायरेक्टली तो ये किस तरह से करेगा, इनडायरेक्टली किसको इम्पैक्ट करेगा हमारे हेल्थ सिस्टम को, बट डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट कर रहा है? बूढ़े हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, वो तमाम लोग बेसिकली जिन जो अद्वियात पे जो है वो इन्हिसार करते हैं, उन सब के लिए दवाइयाँ ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आवाम चूँकि इस पर परेशान है तो हम इस पर बात भी करेंगे। हमें इस पर डिटेल से आज बात करनी है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया ड्रग पाकिस्तान लॉयर्स फोरम के सदर हैं जी नूर मोहम्मद मेहर साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नूर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो अद्वियात पर सेल्स टैक्स लगाने का फैसला, एक तो ये कि क्या लगता है किस बुनियाद पर किया गया? जस्ट बिकॉज, चूंकि इससे पहले जैसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं मुश्किल फैसले लेने का जिक्र हो रहा होता है, तो क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था? सेल्स टैक्स ही लगाना यही एक वाहिद ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास? जी 1 जुलाई से जो है ये लगाया गया है और पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें वैसे जो है वो डी कंट्रोल हो चुकी हैं। ख़ासतौर पे मोहतरम काकड़ साहब की हुकूमत जब गई तो 18 फरवरी 2024 को जो है अद्वियात की कीमतें जो है डी कंट्रोल का उन्होंने नोटिफिकेशन किया, जो कि ड्रग एक्ट 1976 और ड्राइव एक्ट 2012 की खिलाफ वर्जी थी। तो फिर उसको हमने चैलेंज किया इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट में, जबकि शायद करीम की कोर्ट में, तो वो स्टे जो है वो चलता रहा। लेकिन बाद में जो हुकूमत आई इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई तो बहरहाल वो जो है स्टे भी खत्म हो गया। अब जो पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें हैं वो जो है कंपनियों पे और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे इन्हिसार है कि वो किस दवा की क्या कीमत रखते हैं या चाहते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। अभी भी जो है कल जो है इस पे है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अद्वियात और ख़ास तौर पे जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो शुगर की स्ट्रिप्स हैं, और पाकिस्तान में कोई 1000 से ज़्यादा जो मेडिकल डिवाइसेस हैं जिसमें यूरिन बैग से लेके, सिरिंज से लेके, दिल के जो स्टंट्स से लेके, इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं। तो उसमें भी जो है अब सेल टैक्स जो है लगा दिया गया है अद्वियात पे, और ख़ासतौर पर हर्बल अद्वियात पे और विटामिन्स पे जो टैक्स लगाना जो है ये इंतहाई होम्योपैथी दवाइयों पे टैक्स लगाना जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ मरीजों के साथ मरीज दुश्मनी से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि जब ड्रैप जो है ड्रग अथॉरिटी जो है लाइसेंस देती है हर्बल, आयुर्वेदिक, यूनानी और मेडिकल डिवाइसेस का, तो उसके मुताबिक ये अद्वियात जो हैं ये मरीजों की ज़रूरत होती हैं और ये थेराप्यूटिक गुड्स हैं।
जो ड्रैब का SRO 412 है उसके मुताबिक ये थेराप्यूटिक गुड्स हैं, ड्रैब एक्ट के मुताबिक ये थेराप्यूटिक गुड्स के जुमरे में आती हैं। जब इलाज के लिए चीज बनाई गई है, मरीज की जरूरत है, विटामिन के बगैर और चीजों के बगैर मरीज बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे है नूर साहब। कोई शौक से तो दवाइयां नहीं लेती, ये तो जरूरत की चीज है। और इसको अगर आप इसकी कीमतें इस हद तक बढ़ा देंगे लोग नहीं खरीद सकेंगे तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है एक तरह से। ऐसे में आपका फोरम क्या कर रहा है? क्या कोई कानूनी रास्ता है, इसके खिलाफ आवाज किसी तरह से उठाई जा सकती है? जी, हम जो है ख़ास तौर पे जेनेरिक मेडिसिन के डॉक्टर जो हैं, बाज़ जो डॉक्टर हैं वो डाकू का किरदार अदा करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों से हर चीज़ लेते हैं। तो वो भी अब फार्मास्यूटिकल कंपनियों से इतनी मराद लेते हैं, वो मरीजों पे जो है ना कंपनियां उसको रियायत करने के बजाय वो डॉक्टर्स जो है ना ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो हमने हाई कोर्ट लाहौर में जो है ये केस किए हुए हैं दोनों। एक तो प्राइस जो डी कंट्रोल हुआ है उसमें जो नोटिस हुए हैं ड्रग अथॉरिटी को, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को और शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 30 मई 2024 को जो है काकड़ हुकूमत के जो फैसला था कि प्राइस का कंट्रोल ही खत्म हो जाना चाहिए, हर किसी की मर्जी है, गाजर मूली की तरह जो है जो दवाइयां भी जो है मर्जी से, कंपनियों की मर्जी से होंगी। तो अब कंपनियां जो है ब्लैकमेल कर रही हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनियां इस वक्त नूर साहब, क्या ये वाकई ऐसा ही इतलाक है कि जो कंपनीज हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा सकते हैं? जी, अब जो फैसले हुए हैं, जो खासतौर पे 30 मई 2024 को जो किया है, फिर 5 जुलाई को जो वज़ीर आज़म ऑफिस से जो कैबिनेट डिवीजन ने जो फैसले किए हैं वो तो मरीज दुश्मनी पर हैं। तो इस पे जो है हम एक हफ्ते बाद भरपूर जांच करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक शुगर के मरीज को एक स्ट्रिप लेनी है, उस पर भी अगर उसने शुगर टेस्ट करनी है, जब अपनी जान बचानी है, उसके लिए भी अगर उसको 18% GST लेना पड़ेगा। एक विटामिन लेना है, विटामिन D3 जो है हड्डियों को और चीजों को मजबूत करने के लिए जरूरी होता है। उन चीजों पर भी जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियां भी जो है वो भी मैं मतलब भांग पी के सोई हुई हैं। अच्छा नूर साहब, 18% ही पर बात हो रही है। जितनी भी दवाइयों की हम बात करें कीमतें बढ़ने की, सेल्स टैक्स की, तो 18% ही हाइक है प्राइस की सब पे। जी, वो जो खासतौर पे जो विटामिन हैं, होम्यो और मेडिकल डिवाइस पे तो 18% टैक्स लगा दिया। बाकी जो दूसरी दवाइयां हैं जिनका पहले प्राइस कंट्रोल होता था, अब उन पे जो है हुकूमत और ड्रग अथॉरिटी ने और वज़ीर आज़म हाउस की मैं समझता हूँ मिली भगत की वजह से मरीजों पे ये जुल्म किया गया है कि उनकी कीमतें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नूर साहब प्रोग्राम में हमें जोड़ने के लिए। तनकीद के पर्सपेक्टिव से मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर जरूर है कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और देयर इज़ अ वे कि आप क्रिटिसाइज कर सके, चाहे हुकूमत को करें या आप किसी भी शख्स को करें, एक बेहतर तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को पुट करें। आपके अल्फाज का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना, स्पेशली जब आप नेशनल टेलीविजन पे हों, बहुत सारे लोगों को आप एड्रेस कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो एक बाउंड्री है उसको किसी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव से। हम अक्सर बच्चों को फ़ोन यूज़ करते देख तो रहे होते हैं और हम बड़े तसल्ली में होते हैं कि मेरा बच्चा कोई कंटेंट नहीं देख रहा, रील्स नहीं देख रहा, गेम खेल रहा है। ठीक है, गेम खेलने दे, बल्कि समटाइम खुद कहते हैं बच्चों से कि प्लीज़ आप रील्स ना देखें, आप ये कंटेंट कंज्यूम ना करें, हाँ गेम खेल लें। अच्छा, बच्चा कोई भी गेम डाउनलोड करता है, वो गेम खेलना शुरू करता है। जैसे पबजी से मुतालिक हम सब बहुत जानते हैं, उसके नुकसानात से मुतालिक हम सब आगाह हैं। केसेस हमने खुद रिपोर्ट किए कि बच्चों के जहन पर उसका क्या असर होता है कि बच्चा उस पूरी दुनिया के अंदर चला जाता है और उसके बाद उसको नहीं समझ आ रही होती वो टारगेट है वो अचीव कर रहा है। स्पेशली जो लाइव चैट होती है गेम्स के अंदर, उसमें किस किस्म की गुफ्तगू होती है, किस किस्म के लोग होते हैं जो बच्चों को ट्रैप कर रहे होते हैं, इसका अंदाजा पेरेंट्स को नहीं होता। और रिसेंटली जो सवात में वाकया हुआ दहशतगर्दी का, उसमें पुलिस ने बताया कि वो जो दहशतगर्द थे वो आपस में पबजी खेल रहे थे और उस पबजी खेलने वाला मामला भी रिपोर्ट हुआ। अच्छा, अभी जो हम खबर आपसे शेयर करने वाले हैं वो है रोब्लॉक्स। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। बच्चे रोब्लॉक्स खेल रहे होते हैं और रोब्लॉक्स बहुत तेजी से बच्चों को जकड़ रहा है। रोब्लॉक्स, इस वक्त हम स्क्रीन पे आपको कुछ विजुअल्स दिखा भी रहे हैं, माइनक्राफ्ट की तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गेमर्स को अपनी पसंद का माहौल तश्कील देने में मदद देता है। अब इसमें होता ये है कि आप अपने हिसाब से उस पर ज़रा चीज़ें कर रहे होते हैं, आपके कांटेक्ट हो रहे होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं आप अदरवाइज भी उससे इन एक्चुअल भी बात कर पाते हैं, आप कनेक्शन उसका बिल्ड हो जाता है। लेकिन द क्वेश्चन इज वो जो कंटेंट वहाँ पे नज़र आ रहा है, समटाइम्स किसी एक रूम में आप गए और वहाँ पे ऐसा कंटेंट है
कि जो वाकई नहीं देखा जा सकता, मैं बहुत एहतियात से इस पर बात कर रहा हूँ, काबिल एतराज़ कंटेंट वो होता है। जस्ट इमेजिन एक नापुख्ता जहन है, छोटा बच्चा है, 10 से 12 साल का बच्चा है, वो अगर ऐसा कंटेंट देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है, बात कर रहा है, उस पर क्या उसका इम्पैक्ट होगा। पेरेंट्स को पता नहीं है, क्योंकि हमें गेम्स से मुतालिक नहीं पता, हमें वो खेलनी आती नहीं है, तो हमें नहीं पता बच्चा उससे पहले बच्चे इस तरह के कंटेंट से उनका एक्सपोजर हो जाते हैं, दे डोंट नो के सही गलत की पहचान ही नहीं होती, सही गलत की पहचान नहीं होती है। अच्छा, किस तरह से आप पेरेंट्स उसको कंट्रोल करें, स्पेशली इस तरह की जो गेम्स होती हैं उसका बच्चे की सेहत पर, बच्चे की मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम बात करें, और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी पर क्या पड़ेगा, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। कॉल भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हमारे साथ मौजूद है टेक्नोलॉजिस्ट जी मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रोब्लॉक्स, ये तो हमने एक नाम लिया, ज़रा बहुत सी ऐसी और गेम्स हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि काबिल एतराज़ कंटेंट है और बच्चे बहुत मुतासर हो रहे हैं, और चूँकि पेरेंट्स को इतना इल्म नहीं है। आपने कितना पढ़ा है इसको, इस मामले को, रोब्लॉक्स वाले इशू को, कि जिस पे बहुत ज़्यादा बात होना शुरू हो गई है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि इसकी वजह से बच्चों के जहन पोल्यूट हो रहे हैं? एक्चुअली ये जो मामला बड़ा संगीन है, जैसे आपने जिक्र किया शोएब, एंड दिस हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस साइकोलॉजी एंड देयर लाइफ्स। लेकिन ये महदूद सिर्फ रोब्लॉक्स की हद तक नहीं है। आई मीन देयर आर जितनी भी मल्टीप्लेयर गेम्स होती हैं, तो इसीलिए एक नाम लिया, पर साथ ही मेंशन किया और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। सो जितनी मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, द आइडिया इज़ के मल्टीप्लेयर गेम में जैसे आप यू आर इन एन एनवायरनमेंट और देयर आर अदर और लोग भी खेल रहे हैं गेम, और वो लोग आपसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। राइट, तो थिंक ऑफ इट एज अ वर्चुअल रियलिटी जहाँ पे कुछ फिगर्स आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो फिगर्स हैं उनके पीछे भी लोग हैं। बिल्कुल। तो उसमें अगर कोई चाहे कि वो एक बच्चे की तरह अपनी आइडेंटिटी चेंज करके ही एंटर्स इनटू अ गेम और वो आपके बच्चे के साथ इंटरैक्ट करने लग जाए, तो वो एक रिस्की सिचुएशन है, काफ़ी रिस्की सिचुएशन है, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। अच्छा, किसी तरह का कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी जहाँ बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो पेरेंट्स कंट्रोल कर सकते होंगे। इज इट पॉसिबल कि इस तरह की गेम्स में कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल, और मेरे ख्याल में पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है। एंड सबसे पहले तो ये देखा जाए कि गेम आपको क्या अलाउ करती है। अब जितनी भी गेम्स हैं, रोब्लॉक्स या और मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, उसमें आपके पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स हमेशा होती हैं। अच्छा, सो पहला जो स्टेप पेरेंट्स की तरफ से लिया जाए वो ये कि पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग से अपने आप को आगाह करें। ठीक है, कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसे आप फिल्टर कर सकते हैं। सही। उसका एक तरीका ये है कि लेट्स से एक बड़े भाई ने, जिसकी उम्र 16, 17, 18 साल है, उसने अकाउंट बना के और अपने छोटे भाई को दे दिया। अब छोटा भाई जो है वो बड़े भाई के लॉगिन से खेल रहा है, जिस पे कंटेंट जो है वो 18+ कंटेंट भी एक्सपोज हो रहा है बच्चे को। सो पहला स्टेप ये है कि जो बच्चा गेम खेल रहा है उसकी एज की मुनासबत से उतना ही एक्सपोजर है। और ये जैसे अगर 4 साल का बच्चा गेम खेल रहा है, 5 साल का खेल रहा है, तो गेम में ये बताया जाए कि दिस इज अ 5-year-old अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पर मुकम्मल कीजिएगा बात। एक कॉलर है सियालकोट से, लाइबा है। अस्सलाम वालेकुम जी लाइबा, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे गेम से रिलेटेड ही पूछना है कि मतलब बच्चों को तो आप गेम खेलने से नहीं रोक सकते, तो हमारे जो बच्चे हैं वो आजकल फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारी मीडिया को भी आई थिंक इस सिलसिले में रोल प्ले करना चाहिए कि बच्चों को किसी तरह फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। अब मैं घर आके तो बच्चों को नहीं निकाल सकता। वैसे वाकई में हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से, फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को तो आपने इन्वॉल्व करना है। इसी तरह के शो होने चाहिए ना जिसमें बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि ये राय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्पेक्ट इस राय की भी, बट एट द सेम टाइम ये मैं जरूर ऐड करूंगा, हमारे यहाँ ये जनरली एक रवैया है, उस्ताद पे इल्ज़ाम लगा देना, पेरेंट्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देना, मुआशरे पे बात डाल देना या मीडिया का जिक्र कर देना। हम सबको एज अ मीडिया पर्सन मुझे अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना है, एज अ पेरेंट आपको अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना है, एज अ टीचर उस उस्ताद को अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना है। हर शख्स ने अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना है, अपनी जिम्मेदारी किसी और पे हम नहीं डाल सकते। ठीक है। अच्छा, वालिदैन तो ये समझते हैं उमर कि हमारे बच्चे तो जो गेम्स खेल रहे हैं तो कोडिंग सीख रहे हैं, क्योंकि कुछ गेम्स ऐसी हैं अब वो कोडिंग तो सीख रहे हैं समहाउ, लेकिन उसके साथ जो एक्सप्लोर की हम बात कर रहे थे, तो पेरेंट्स को तो लग रहा है ठीक है बच्चा कोडिंग सीख रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, पेरेंट्स को जैसे आपने जिक्र किया अभी कि पेरेंट्स की अवेयरनेस और जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इजी टू पास द बेट कि किसी और पे आप इल्ज़ाम लगा दें। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि पहले अपने आप को पेरेंटल कंट्रोल से आगाह करें, फिर ये कि उसमें और भी सेटिंग्स होती हैं गेम्स में जिसमें आप डायरेक्ट मैसेजेस को स्टॉप कर सकते हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि जो आपका बच्चा है वो किसी स्ट्रेंजर या अनजान बंदे से गेम प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हो, विच इज़ अनकंट्रोल्ड। सो जस्ट स्टॉप द डायरेक्ट मैसेजिंग। दूसरी चीज़ ये हो गई
तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, बच्चों से पूछें कि अच्छा वो आपकी गेम जो आप खेल रहे थे आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आप एंजॉय कर रहे हो, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि ये मुझे ज़्यादा स्क्रूटनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद देम। आप किन लोगों से बात करते हो गेम्स में, आपके फ्रेंड्स कौन से हैं एंड ऑल दैट। सो ये जो कम्युनिकेशन होती है फैमिलीज में, ये फ्रॉम साइबर डिफेंस पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे फौरन आगे से कहते हैं हमारी प्राइवेसी है। आजकल बड़ा मसला ये, बच्चों की तरफ से फौरन एक चीज आती है, नो वी नीड प्राइवेसी। अच्छा वो अलग कमरे में बंद होकर गेम खेल रहे होते हैं, अपने एक सेफ जोन में, सेफ स्पेस जो उनके लिए सेफ उनको लगती है उसमें खेल रहे होते हैं। पेरेंट्स से वो कनेक्ट, ठीक है गलती पे एज अ पेरेंट हमारी भी, हम कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। क्या पेरेंटल कंट्रोल बहुत आसान होता है उन पेरेंट्स के लिए जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनका इतना एक्सपोजर नहीं है, गेम्स के मुतालिक नहीं जानते, कि वो भी आसानी से सीख लें कि अच्छा मुझे इस गेम पे कंट्रोल कैसे करना है? बहुत सिंपल है। जैसे रोब्लॉक्स में आप सेटिंग्स में जाएं तो सबसे पहला मेन्यू जो है वो पेरेंटल कंट्रोल का आता है। सो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अच्छा इसके अलावा यूट्यूब पे इस तरह की कई एनिमेटेड वीडियोस कार्टून्स की शक्ल में मौजूद हैं जो आप बच्चों को दिखाएं तो बच्चों को एहसास हो जाएगा कि साइबर या ऑनलाइन सेफ्टी क्या चीज़ है। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि मैं कुछ अर्सा पहले देख रहा था, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड बार्क के नाम से। अच्छा जी, तो वो ऑनलाइन वीडियोस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कुछ शीप और एनिमल्स को एनिमेट करके ऑनलाइन सेफ्टी का जिक्र किया हुआ है कि आपने स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपके वालिदैन क्या करते हैं या आप किसी को अपनी तस्वीर नहीं भेजनी। अक्सर जो प्रेडेटर्स होते हैं ऑनलाइन वो बच्चों से उनकी तस्वीरें मांगते हैं, तो इस तरह के अगर कोई मैसेजेस किसी की तरफ से आ रहे हो तो बच्चों को पता होना चाहिए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें उमर जाहिर है स्कूल बड़ा एक लेवल पे, स्कूल लेवल पे इस तरह के वर्कशॉप्स बच्चों को होनी चाहिए जहाँ पर आप बताएं बच्चों को कि ये अवेयरनेस सेशंस हैं और आप ऐसे आपने नहीं इंटरेक्ट करना लोगों से। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं जी। मुनीर है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम मुनीर, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा सवाल ये है कि आजकल जो पबजी और दूध फ्री फायर में लगी है, तो इसके बारे में हुकूमत को क्या करना चाहिए? जिस तरह से आप टिकटॉक देख लें उस पर पेरेंटल कंट्रोल नहीं रहा, तो हुकूमत को इस बारे में क्या करना चाहिए? वालिदैन के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये पॉइंट इस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे सॉरी मुझे आवाज नहीं आई थी। जी उन्होंने ये हुकूमत का क्या रोल हो सकता है किसी भी कंटेंट कंट्रोल करने से मुतालिक? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं इंक्लूडिंग ब्रिटेन, वो एक रेगुलेशन पास कर दिया या करने जा रही हैं ऑनलाइन सेफ्टी के, दैट्स कॉल्ड एन ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट, OSA, जो उनका टेलीकॉम रेगुलेटर है। सो सिमिलर रेगुलेशंस हमारी हुकूमत को भी उन पे तवज्जो देनी चाहिए। हमारे कुछ हैं रेगुलेशन जो ऑलरेडी साइबर बुलिंग और साइबर इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, लेकिन मेटावर्स को, ऑनलाइन मल्टी प्लेयर गेम्स को उसके अंदर शामिल करने की ज़रूरत है। अच्छा अब ये नहीं है जिस तरह हम पबजी की बात कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे सामने आए ना, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ऐसे केसेस हमारे सामने आए और जिस तरह से एग्जांपल शोएब ने भी दी थी इससे पहले, तो क्या हम एक्स बंद कर सकते हैं? हम इस तरह की गेम्स बैन नहीं कर सकते जो कि एक्चुअली नुकसान पहुंचा रही हैं, जहां पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर तो बच्चे इन्वॉल्व हैं हमारे जो कि एक एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं और जो नुकसानदेह मुल्क के लिए भी और उनकी अपनी ग्रूमिंग के लिए भी। तभी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आई थिंक एक ऐसा ये एक ग्रेव एक टॉपिक है जिसमें बच्चे सेल्फ हार्म की तरफ भी जाते हैं, खुदा न खास्ता। अभी एक स्टडी थी जिसमें यह बताया गया था कि 70% 70% बच्चे जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं वो सेल्फ हार्म कंटेंट उन्हें एक्सपोज किया जाता है। अच्छा जितने ये खुदा न खास्ता ये सुसाइड्स के केसेस आए हैं रिसेंटली, इंडिया में भी आई थिंक 2 दिन पहले भी कोई सुसाइड के केसेस थे एंड ऑल दैट, तो उनका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो इस तरह के कंटेंट से, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स, गेम डेवलपर्स और कम्युनिटी तीनों की तरफ से एक कोलैबोरेटेड अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। इन्हीं गेम्स में हम बुलिंग भी देखते हैं। जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आई मीन साइबर बुलिंग इज अ बहुत एक इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। आई थिंक इंडियन डायनामिक्स को समझते हुए द इजीएस्ट कुड बी कि पेरेंट्स का कंट्रोल हो, कम्युनिकेशन हो बच्चों के साथ, उन्हें पता हो किस कंटेंट का एक्सपोजर है, उनको मालूम हो कि जो गेम बच्चा खेल रहा है उस पर कैसे उन्होंने थोड़ा सा पेरेंटल कंट्रोल रखना है कि आपकी एज अप्रोप्रिएट ही कंटेंट आपके सामने आ सके। बाकी बातें भी इंपॉर्टेंट, लेकिन आई थिंक फॉर नाउ हम यही कर सकते हैं कि खुद ही कंट्रोल कर लें, खुद ही उसको जरा बेसिक से अपने आप से स्टार्ट करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखें। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। याहिया है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे याहिया? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एंड उमर साहब से बहुत सलाम हो। ये देखिए ये इशू ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैं आई एम 62 नाउ, बट मैं सारे सिस्टम में इन रहता हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है।
जब मुझे पता ही नहीं होगा तो मेरा बच्चा तो मुझे डॉज देगा ना। आप ये कुछ माँ बाप कहते हैं हमें जी कुछ नहीं पता, भाई यू मस्ट नो दैट व्हाट्स गोइंग अराउंड योर। यही बुनियादी बात थी यार साहब, यही बुनियादी बात है। हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी उन्हें मालूम होना चाहिए कि बच्चों का माहौल क्या है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल भी की उमर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फिर हम कहते हैं आपसे कि प्लीज़ देखें कि आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन में क्या क्या डाउनलोड कर रहा है, क्या क्या देख रहा है, कनेक्ट रखें अपने आप को बच्चे के साथ, इससे पहले कि बहुत स्पेशली अगर बच्चा कहता है मेरी प्राइवेसी, तो बच्चों की कोई प्राइवेसी नहीं होती। पेरेंट्स के साथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन मामलात के अंदर आप बिल्कुल प्राइवेसी इन्वेट करें, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, बच्चे की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे दूसरे मौजू की तरफ। मुल्क भर में होने वाले मेडिकल और डेंटल कॉलेज के जो दाखिला टेस्ट यानी MD-CAT, आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, जिसकी शफाफियत के हवाले से शदीद शक व शुबहात पाए जाते हैं। 1,60,000 उम्मीदवारों ने इन इम्तहानात में शिरकत की, मगर नकल करने के जो वाक़यात हैं और इम्तिहानी मराकज़ में बदउनवानी के जो इल्ज़ामात हैं, उन्होंने इस निज़ाम पर एक बार फिर संगीन सवालात उठा दिए हैं। सिंध में हुआ ये कि पेपर लीक होने की अफवाह। अच्छा, ये हम हर दफ़ा देख रहे होते हैं, हर मरतबा देख रहे होते हैं, पेपर लीक हो गया। एक सिंध के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें आ रही होती है, बट एट द सेम टाइम इस्लामाबाद और कोयटा की अगर बात की जाए, वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इस मरतबा वो दोबारा से बरामद होती है। मैं दोबारा इसलिए इस्तेमाल करूँ, वही चीज़ है जो हम रिपीट होते हुए देख रहे होते हैं, कोई नई चीज़ वहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी वो सामने आई है। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि 50 से ज़ायद लोग हैं जिनको गिरफ्तार भी कर दिया गया है, जो कैंडिडेट्स थे, मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं कुछ के खिलाफ। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम पे सवालिया निशान है कि क्यों ऐसा होता है। हमेशा जिस भी लेवल के इम्तिहानात हो रहे हों, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आती है, किसी ना किसी तरह से इस तरह से जो खिलाफ वर्जी है कानून की, वो हम देख रहे होते हैं। ज़रा उसका इम्पैक्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम पर होता है। इसी मौजूद पर हम मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के रजिस्ट्रार डॉक्टर अशरफ आक ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, हर दफ़ा ही ऐसी खबरें रिपोर्ट हो रही होती हैं, लेकिन जो इस बार की चीज़ें, मैं ज़रूर उस पर आपका कमेंट चाहूँगा। शफाफियत पर सवाल उठ गए एक बार फिर से इस इम्तिहान के। अस्सलाम वालेकुम। देखें, सिलसिला ये है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और गवर्नमेंट ने डाउ इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस को तीसरी दफ़ा मौका दिया कि सिंध के अंदर MD-CAT का इनेकाद करे, ऑर्गेनाइज करे। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि हमारे पास सिंध में तकरीबन 38,000 स्टूडेंट्स थे। 6 हमारे मराकज़ थे, कराची में 2 थे, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना और सत्तर में हमने बनाए थे। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके इंतज़ामात का, जो यूनिवर्सिटी उनकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी वो उनको देख रही थी बड़े क्लोजली, हम भी यहाँ से देख रहे थे। जितने जो अंदर के जो सिलसिले थे, जो हमारी SOP थी, उसके मुताबिक हमने 7 बजे दरवाजे खोल देने थे स्टूडेंट्स को एंटर करने के लिए। हमारे पास वहाँ पे 6 बजे से 6:30 बजे से बच्चियाँ लाइन में लगे हुए थे। हमने 7 बजे से 9:30 बजे तक जो हमारी SOP थी उसके मुताबिक हमने उनको एंट्री दी। 9:30 बजे के बाद भी 9:55 तक जो बच्चे आते गए उनको भी हर सेंटर में एंट्री दी गई। 10 बजे जो हमारा वक्त था जिसके मुताबिक इम्तिहान शुरू होना था, उसके बाद फिर हमें किसी को एंट्री कर दी नहीं। नंबर 1, इम्तिहान जो है सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 1:30 बजे तक उसका टाइम था। 3.5 घंटे का एग्जाम था, वो अपने अच्छे तरीके से वहाँ पर हुआ। एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ जहाँ बनाए गए थे उसके अंदर बच्चों को पानी, जूस, बिस्किट, कैंडी, ये सहूलियात मैसर थी। इसके अलावा मेडिकल कैंप्स वहाँ पे लगे हुए थे, हर जगह 2-2 मेडिकल कैंप्स थे। और इसके हाँ, एक प्रॉब्लम जो रही वो सारा दिन, क्योंकि गर्मी थी ज़्यादा, अब वो तो हम भी इफेक्ट हो रहे थे, बच्चे भी इससे इफेक्ट हुए। पंखों का इंतजाम था वहाँ पे, वॉशरूम का इंतजाम था हर सेंटर पे। तो जो ह्यूमनली पॉसिबल थी चीजें, वो आप यही बता रहे हैं कि जो चीजें पॉसिबल थी वो चीजें उस तरीके से की गई। क्या प्रोसीजर होता है उस पर्सपेक्टिव से आप आगाह कर रहे थे। सर यहीं पर ये जो पेपर लीक होने की बात हो रही है, जी प्लीज। पेरेंट्स के लिए भी पूरे उनका भी इंतजाम रखा हुआ था। वहाँ पे भी पानी, वॉशरूम और सहूलियात मैसर थी। जी आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब। ये जो पेपर लीक होने की बात हो रही है, इसमें किस हद तक सच्चाई है? ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोयटा इस्लामाबाद के सेंटर से स्टूडेंट्स से जो निकली हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे?
अच्छा देखिए, मैं क्योंकि हम सिंध के प्रोविंस ऑफ सिंध आप उसी के पर्सपेक्टिव से बात कर पाएंगे, मैं जो बात करूंगा वो प्रोविंस ऑफ सिंध के हवाले से करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारे पास 6 केसेस मिले थे हमें, लेकिन वो उनके पास कोई डिवाइसेस नहीं थी, वो इन्फॉर्मेशन के केसेस थे जो कि हमने अपनी एसओपी के मुताबिक उसको एप्रोप्रिएटली हल कर लिए। पेपर लीक होने की कोई सदाकत नहीं है। मैं कल भी हमने बड़ा इसके ऊपर काम किया है और तमाम मीडिया को हमने मुतला किया है कि आप काइंडली इस चीज को आप ना तो प्रोपोगेट करेंगे पेपर लीक हुआ, पेपर कोई लीक नहीं हुआ, कोई लीक नहीं, आपने क्लियर कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने क्लियर कर दिया, पेपर लीक नहीं हुआ, मीडिया पे यकीन नहीं किया, पेपर लीक नहीं है कोई। ठीक, ये टेस्ट को आउटसोर्स किए जाने के फैसले पर तनकीद हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, टेस्ट आउटसोर्स नहीं, डाउन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को ये मौका दिया गया था, ये इस पे एतबार किया गया था पीएमडीसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और ये हमने कंडक्ट कराया। नहीं, मैं पेपर बनाने की बात कर रहा हूँ, पेपर बनाने की बात कर रहा हूँ, जो पेपर बनाने की बात हो रही है उस मामले पर काफी तनकीद हो रही है, थोड़ा सा वो प्रोसेस बताएंगे, वो क्या था? नहीं, देखें, पेपर बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी थी और हमने बहुत जो भी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी के मैयार को रख सकते थे वो रख के बनाया गया। पेपर आउटसोर्स नहीं है। यानी सब ठीक ही चल रहा है? हेलो, यानी सब ठीक ही चल रहा है, फिर मैं ये समझूं? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। यानी सब ठीक ही चल रहा है, मैं आपकी बात से ये समझूं कि सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, जो शोर हुआ, जो तनकीद हुई, वो सब गलत है? देखिए, ये हर पेपर के बाद लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, ये सोच होती थी और ये रूमर्स बेचारे पेरेंट्स को भी उनको भी गुमराह किया गया और हमने वहां पर भी जो है वो क्लीन चिट हमें दी गई कि आपका कोई पेपर लीक नहीं था। इस दफा भी मैं आपको मेक श्योर कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से भी ये बात कर रहा हूँ कि भाई कोई पेपर लीक नहीं है, आप सोशल मीडिया की बातों पे मत जाइए और खुदारा एतबार कीजिए चीजों के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे, आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, सब ठीक ठाक था, कोई नकल की खबर नहीं आई, कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है, कोई डिवाइसेस, कुछ जितने मामला आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ये सब झूठ है, सोशल मीडिया पे या मीडिया पे वैसे चला है। सिंध के हवाले से ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप किस तरह से हम ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम कर सकते हैं? क्या किया जाए कि लोग क्योंकि तो हम हर मरतबा देख रहे होते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आ रही होती है, कैसे ये जो ट्रस्ट है इसको, इस गैप को फिल किया जाए कि लोग जब इम्तिहानात हो तो किसी के पास बात करने का मार्जिन ना हो? देखिए, ये चीजें रोकना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं खुद पूरे प्रोसेस में था, ऑन ग्राउंड खड़ा हुआ था, गर्मी थी, हम वहां पे खड़े हुए थे और यहाँ पे मीडिया न्यूज चला रहा था कि पेपर लीक हो गया, पेपर अभी चल रहा है और वहां से मीडिया न्यूज ये चला रहा था कि पेपर लीक हो गया। और ये इससे होता क्या है? होता ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम ये होता है कि जो बाहर पेरेंट्स खड़े हुए होते हैं वो फिर एजुटेशन शुरू हो जाती है क्योंकि उनके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही होती। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि पीएमडीसी ने भी सर्टिफाइड रिपोर्ट दी है कि कहीं से कोई ऐसी शवाहिद उनको भी नहीं मिले कि कहीं से पेपर लीक हुआ हो। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट किसने किया? मीडिया पे लोग स्पेसिफिकली रिपोर्ट कहाँ हुआ कि पेपर लीक हो गया और आपने उसके खिलाफ फिर क्या किया? चूंकि जरा इससे मुतासर होता है हमारा निजाम। कहीं से स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं, तो स्पेसिफिकली क्या बात है? मैं रिपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ कि रिपोर्ट किसने किया कि पेपर लीक हो गया, जिसको आप डिनाई कर रहे हैं? मीडिया पे हुआ था। तो वो जेनेरिक है, ये बहुत जेनेरिक है, हमारा चल रहा है। जी, जेनेरिक कह रहा हूँ मैं कि एक मीडिया में जो आपका हमारा है उसके ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये बात की गई कि ये पेपर लीक हो गया। हालांकि जहां पर भी ये हुआ है उसके खिलाफ बाकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं कि अभी पेपर चल रहा है, किसी भी, वो चाहे सोशल मीडिया है, वो कोई चैनल है, वो कोई शख्स है जिसने रिपोर्ट किया, गलत रिपोर्ट किया, झूठ बोला है, उसके खिलाफ बाकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट कायम होता है पेरेंट्स का, बच्चों का और हमारे तालीमी इदारों के दरमियान। डॉक्टर साहब शुक्रिया, साथ मौजूद थे। आपने कहा कि ऐसी खबर नहीं थी, ऐसा कोई मामला नहीं था, सब कुछ बड़ा स्मूथ था, आउटसोर्स करने वाली बात भी नहीं थी, लीक होने वाली खबर भी झूठी थी, आपने इसे क्लियर किया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। थैंक यू। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। बिजली के बिल, हाय बिजली के बिल, ये बड़ा ऐसा टॉपिक कि सब परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है, जब आप बात करना शुरू करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हम ये देख रहे हैं, सभी ने ऐलान हो जाता है, बात हो जाती है, लेकिन प्लानिंग ऐसी है कि कोई भी कहता है हमें रिलीफ नहीं मिल रहा।
और यही तनाज़ा जो हुकूमत और अवाम के दरमियान है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। आपको भी याद होगा जमात इस्लामी ने एहतजाज किया था, फिर एक डील एग्रीमेंट हो गया था कि रिलीफ दिया जाएगा बिजली के बिलों में, कमी की जाएगी, वादा किया गया था। लेकिन अब तमाम मुआहदे की जो मुद्दत है वो भी ख़त्म हो चुकी है और किसी भी किस्म का रिलीफ आवाम को नहीं मिल सका। और जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब, उन्होंने एक बार फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस बार एहतजाज का दायरा वसी होगा और आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। हाफिज़ नईम साहब ये भी कहते हैं कि जो IPPs के मुआहदे हैं इन पर नज़र सानी की जाए और जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में आवाम से अरबों रुपए वसूल किए जा रहे हैं इसका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। आज इसके साथ साथ सभी जब हम पावर आउटेजेस की बात करते हैं तो सिंध असम्बली में ये बताया गया है, प्रॉपर एक रिपोर्ट सबमिट की गई कि तकरीबन 81 इंडस्ट्रीज जो है ना वो बंद हुई हैं पिछले 5 साल में जस्ट बिकॉज ऑफ पावर आउटेजेस। इसमें शुगर मिल्स भी शामिल हैं, इसमें टेक्सटाइल मिल्स भी शामिल हैं। तो ये जो बिजली का मसला है, मैं चूंकि अभी सिंध के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, लोगों के बिलों तक महदूद नहीं है ऑब्वियसली। इससे किस तरह से आपके मुल्क की मईशत पे, रोजगार पे कितने लोग, अब वो जितने भी आप इंडस्ट्रीज बंद होने की बात कर रहे हैं, अब जब वो बंद हुई तो वहाँ पर लोग काम कर रहे थे, वो चले गए। ऑलरेडी अपने घर का बिल कोई अदा नहीं कर पाता, वहीं पर उसकी रोजी रोटी भी चली जाए, तो जाहिर सी बात है इस पर बात करना बंद किया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एमकेएम के सीनियर रहनुमा है, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, अली खुर्शीद साहब। अली साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अली खुर्शीदी साहब, जमात इस्लामी ने एहतजाज किया और ज़ाहिर है उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान एक अग्रीमेंट भी हुआ कि अच्छा ठीक है एक वक्त दिया जाए और इसको देखा जाएगा, लेकिन वो वक्त भी गुजर गया और मसला उस तरीके से हल नहीं हुआ। और चूँकि आपकी जमात भी बहुत आवाज़ उठाती है, तो क्या हम ये देखें कि इस मसले पर आप लोग जमात इस्लामी के साथ मिलकर कोई एहतजाज कर सकते हैं, मिलकर बात कर सकते हैं, चूँकि वी आर वेरी वोकल इन सिंध असम्बली, लेकिन ज़ाहिर है बात असम्बली से बाहर भी तो होनी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके तमाम व्यूअर्स का सुबह खैर। बिल्कुल बिजली का मसला जो है, जैसा आपने अपने इब्तदाइया में बताया कि लोगों की जो है वो माशी कमर तो बिल्कुल तोड़ के रख दी है। एक आम घर में या एक आम फैमिली जो है वो अपने जो कमाती है उसका कोई 50 से 60% सिर्फ बिजली के बिलों की पेमेंट की मद में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की अपनी घर की जो माश है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसको ठीक करने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए? कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट कह लीजिए या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर जो है उससे रिलेटेड है, और उसको शायद हमारे तमाम ही हुकूमतों में, मैं किसी सियासी जमात को टारगेट नहीं करूँगा, हमारी जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी हुकूमतों में ये तवातुर के साथ सिलसिला चलता रहा कि इन इशूज़ को टेकअप किया नहीं गया। अच्छा, उस वक्त चूँकि माशी हालात बेहतर थे पाकिस्तान के, हमारे रुपये की कदर मौजूद थी, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, तो शायद हमारी तरजीहात में शामिल नहीं था। आज सूरत हाल ऐसी है कि रुपये की बेकदरी हो चुकी है, माशी हालात ख़राब हो चुके हैं, तो सबको याद आ गया कि जी ये जो एनर्जी का क्राइसिस है ये बहुत ज़्यादा मतलब बद से बदतर होता जा रहा है, और लोगों की जो क़ुव्वत है कमाने की, उसमें वो लगभग 50 से 60% तक वो बिजली की मद में देना चाह रहे हैं। अच्छा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस इशू को टेकअप किया। बुनियादी मसला जो IPP से रिलेटेड है वो पूरी पाकिस्तान को बतलाया, और उसके बाद दीगर जमातों ने भी इस इशू पर आवाज़ उठाई। कुछ हुकूमत की जानिब से अश्योरेंस दी गई, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हमें भी बड़ा अश्योरेंस दी, बींगा इत्यादि। हमें एहतजाज की ऑब्वियसली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें अगर वज़ीर-ए-आज़म से मिलना है तो जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक फ्यू आवर्स, तो हम वज़ीर-ए-आज़म तक एक्सेस कर सकते हैं। हमने ये मसला जब वज़ीर-ए-आज़म को बताया तो अच्छी बात ये निकली कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इस कमिटमेंट का आदा किया कि देखिए ये तमाम इशूज़ मेरे नॉलेज में भी है और आवाम जो फेस कर रही है उसका दर्द वो भी रखते हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, मगर यकीन जानिए कोई 1.5 से 2 महीने का अरसा गुजर चुका है, ढाक के 3 पास सूरत हाल जूं की तू है, और एक आम सारिफ जो मसले हल तलब हैं फ़ौरन जो हो सकते हैं, जो यक जुम्बिश कलम हो सकते हैं, उनको भी हल करने में हुकूमत जो है वो शायद उनकी तरजीहात नहीं है, उनकी तरजीहात कुछ और है। इस चीज को एज सून एज पॉसिबल करना होगा विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिकल ब्लेम। तो सर वो जो एहतजाज वाली वैसे आपने जो बात की है, दौर में किया ये जो आपने एहतजाज वाली बात की, ये ज़ाहिर मुलाकात के लिए तो एहतजाज नहीं हो रहा होता कि हमारी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात करवाई जाए, जाहिर सी बात है उन बातों पर अगर अमल नहीं किया जा रहा, आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, तो उस पर पुरअमन एहतजाज ज़ाहिर वो हो रहा होता है। अच्छा, वैसे में अब जो जमात इस्लामी ने कहा है कि वो एहतजाज करेगी दोबारा से क्योंकि रिलीफ नहीं दिया गया बिजली के बिलों में, ऐसे में MQM का क्या पर्सपेक्टिव है? क्या साथ दिया जाएगा जमात इस्लामी का?
देखिए, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने ये मसले हल करने हैं उन लोगों से जब तक बात नहीं होगी मसला हल नहीं होगा। अगर रोड ब्लॉक कर देने से और एक एहतजाज नहीं करेगी है वो अपना डिमांड पेश नहीं, मेरी गुजारिश इतनी सी है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। भाई एहतजाज क्यों हो रहा था? तो चूँकि उनकी सुनवाई हो सके, उनको जो मुस्लिम लीग नवाज़ जो हुकूमती जमात है उन लोगों ने उनको बुलाया, उनसे बात की, कोई कमिटमेंट की, वो शायद उसकी कंप्लायंस नहीं है। अच्छा, हमसे भी वादे वईद किए गए कि IPPs को लेके हम जो है वो इसमें कोई हम कंस्ट्रक्टिव मेजर्स करेंगे जिसका इम्पैक्ट जो है वो आम सारिफ तक आएगा। हमारा इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि एक आम सारिफ को रिलीफ मिलने की ज़रूरत है। जिस कदर बिजली की कीमतें फ़ी यूनिट बढ़ चुकी हैं, और मैं अगर सिर्फ मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी अगर शहर कराची की बात कर लूँ तो यहाँ पे तो एक अनोखी सूरत हाल है। यहाँ कोविड में पूरे पाकिस्तान के डेस्कोस को रिलीफ मिल जाता है कि इलेक्ट्रिक जो है वो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को रिलीफ नहीं देती है। रेजिडेंशियल पे मैं जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है वो मैं पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा देता हूँ। 3 से 5 रुपए यूनिट पूरे पाकिस्तान की डेस्को से ज़्यादा मैं के इलेक्ट्रिक का सारिफ जो है वो सारी बातें अपनी जगह अली साहब, फिर हो क्या बात चल रही है। अगर बात चल रही है, आप आवाज उठा रहे हैं असेंबली में, तो फिर अगर हल नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? देखें, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं बेबसी या लाचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मायूसी फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है जमहूर को भी, आवाम को भी, जो सारिफ है, कि यहाँ पर जिन हुकूमतों ने या जिन लोगों ने इसकी सूरत हाल को ठीक करने में अपना किरदार अदा करना है, वो शायद उस अंदाज से नहीं कर रहे हैं। ये है मसला। नहीं, लोग आपकी तरफ इसलिए भी देखते हैं अली साहब, निज़ाम या आपकी पार्टी की तरफ इसलिए भी देखते हैं चूंकि ज़ाहिर है विफाक में तो साथ है, ठीक है, सिंध में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है और आप उसको रिप्रेजेंट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन इज़ कि देखें, अवाम आपसे सवाल करते हैं कि आपने अवाम के लिए क्या किया। आईनी तरमीम करनी है तो MKM साथ है, हुकूमत साजी करनी है MKM साथ है, वजारतें बांटनी है MKM साथ है। अवाम के मसलों की बात है तो MQM कह रही है हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम मिल रहे हैं, लेकिन आउटकम क्या है सर? जी मैं इसको रीफ्रेज कर देता हूँ। जो एक तस्वीर आपने पेश की उसको मैं रीफ्रेज इस तरह कर देता हूँ कि इन तमाम इश्यूज़ पे कि जिसमें हुकूमत साजी में प्रॉब्लम ना आए, उस पर MQM पाकिस्तान उनको सपोर्ट करती है इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, सो डैट कि ये जो कोर इश्यूज हैं जो डायरेक्टली अवाम से पर्टेन करते हैं उसको ठीक करने में हुकूमत अपना किरदार अदा करे। इसको मतलब अदर वे अराउंड भी तो देखा जाए ना। सवाल कर लूं इसी से सिर्फ मैं अकेले जी बिल्कुल। क्या हमारी असम्बलियाँ हल कर पा रही हैं अवाम के मसले? वो चाहे सिंध असम्बली है, वो चाहे दीगर असम्बली है, वो चाहे कौमी असम्बली है, आपने कहा ना हुकूमत साजी, क्या हल कर पा रही है अवाम के जी मसाइल? देखिए, कड़वा सच ये है कि वो उम्मीदें जो आवाम लगाती है इन जमहूरी हुकूमतों से कि वो उनके मसाइल हल करेंगे, यकीन जानिए इस जमहूरियत पर से लोगों का एतबार उठता जा रहा है इन हरकतों की वजह से। मैं तो बड़ा क्लियर स्टांस लेके आपसे बात कर रहा हूँ। भाई 3 दिन पहले मैंने भी CEO के इलेक्ट्रिक को बुलाया, एक स्पेशल कमेटी की फॉर्मेशन हुई थी और उसमें CEO के इलेक्ट्रिक जो है उनका रौनक भरा रवैया, अच्छा ऑब्वियसली ये जो रवैये है ना ये ट्रिकल डाउन होते हैं। इनके जो मुताल्लिका जो अफसरान बैठे हुए हैं पूरे कराची में, उनका रवैया मतलब रौनक भरा है। मैं तो ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ, मैंने उनके मुंह पे ये बात कही है कि जनाब आपको रवैये कम से कम ठीक तो कर लीजिए, गुड़ ना दीजिए, गुड़ जैसी बात तो कर लीजिए यहाँ पे। और यही रवैये ही तो हैं जिन रवैयों ने मैं सिर्फ किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा, इन रवैयों ने तो हमें यहाँ पहुँचाया है। अच्छा अली साहब, चूंकि इससे पहले हमने एक और बात की थी, शायद लाइन ड्रॉप हो गई, तो मैं उस पर भी कॉमेंट लूंगा आपसे, क्योंकि आप आवाज़ बहुत उठाते हैं उस पर। जो सिंध असम्बली में तकरीबन 80 से ज़ायद इंडस्ट्रीज बंद होने की बात हुई, जो रिपोर्ट पेश की गई, इसमें टेक्सटाइल्स भी है, इसमें शुगर मिल्स भी हैं, आपने कुछ सवाल भी किए थे और आपको सेटिस्फैक्टरी गालिबन आंसर भी नहीं मिला था। 5 सालों में इस तरह से इंडस्ट्रीज का बंद हो जाना सिंध में, ये क्या शो करता है? ये वही शो करता है जो आप समझ रहे हैं और जो मैं समझ रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा है। देखें, कल इंडस्ट्रीज़ के सवालात थे और मेम्बरान बड़ी मेहनत से सवालात करते हैं। मैंने यही गुजारिश की थी वो जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मौजूद थे, यकीन जानिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को जो कि ख़ुद पीपल्स पार्टी का MPA है, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उस मिनिस्टर के अंडर जो ब्यूरोक्रेसी आती है वो ब्यूरोक्रेसी उस पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को ब्रीफ ही नहीं करती है। ये सूरत हाल है सिंध की, ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। अच्छा, मैं कहाँ टेक्निकल डिटेल में जाऊँ कि भाई ये
इंडस्ट्रीज बंद होने की वजूहात क्या हैं, आपने क्या इकदाम किए? भाई आपने जो इकदाम किए हैं वो 16 साल में आपके सबके सामने, मैं सिर्फ इस प्रोविंशियल कैपिटल की बात कर लूँ, वो शहर जो 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था इस दुनिया में, ये 2023 में वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में शुमार होने लगा है टॉप 5 में। ये इनकी कारकर्दगी है भाई, जो कारकर्दगी इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस सूबे की है वही कारकर्दगी इंडस्ट्रीज को लेकर है। वहाँ कौन सा उन्होंने लंदन पेरिस बना दिया है। तो ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। देखिए 22,000 अरब से ज़्यादा का बजट जो है वो सिंध में कंज्यूम हो चुका है। अब मुझ जैसे एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से पूछा जाए ना कि 22,000 अरब में ये सिफर कितने लगते हैं, यकीन जानिए मुझे ना वो जो स्कूल में पढ़ते थे ना यूनिट 10, 100,000 करना पड़ जाएगा। वो भी करना पड़ जाए, मेरा ख्याल है वो भी हम समझने की जरूरत है। इतनी फिगर्स अब हम देख भी नहीं रहे, अपने अकाउंट में भी नहीं होते कि हमें वो पूरा फार्मूला लगा के भी इतना बड़ा अमाउंट आप कंज्यूम करते हैं, इतना बड़ा अमाउंट आप कंज्यूम करते हैं पूरे सूबे में, और आप एक शहर नहीं दिखा सकते, शहर तो कुजा, एक डिवीजन नहीं दिखा सकते, डिवीजन तो कुदा, एक डिस्ट्रिक्ट, एक यूसी मॉडल यूसी नहीं बता सकती है। अस्पताल में 3 अस्पताल गिनवाने के बाद शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास अस्पताल खत्म हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये अली साहब वाकई लम्हा फिक्रिया है कि इतने मर्तबा इक़्तिदार में आने के बाद जब कुछ प्रोजेक्ट्स गिनवा दिए जाते हैं, ज़ाहिर है फिर सवाल ज़रूर उठता है कि क्या बस इतना ही या मज़ीद भी कुछ करना है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पंजाब में ख़वातीन के खिलाफ जिनसी जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इंस्टीट्यूट जो है वो इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है बेसिकली उनका क़याम अमल में लाना उन्होंने कहा है कि होगा, अब हो चुका है, ताकि ख़वातीन को प्रोटेक्ट किया जा सके। बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम हैं उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था, तो इस यूनिट को अब जो है वो कायम किया गया है खुसूसी तौर पर, जहाँ पर प्रोफेशनल जो ऑफिसर्स हैं, पूरा अमला जो है ये उस पर मुश्तमिल है, सो दैट वहाँ पर हर तरह की तहकीकात जो है वो फास्ट ट्रैक पर हों। क्योंकि हम ये कहते हैं ना अक्सर औकात शोएब, जब भी आप ऐसा कोई केस जो सेक्सुअल ऑफेंस का केस होता है, जब आप उसको दायर करवाते हैं तो हम यही कहते हैं कि अब मामला तो लटक गया, केस तो लटक गया, अब आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे प्रोफेशनल्स इस यूनिट में रखे गए जो कि फास्ट ट्रैक पर उस केस को प्रोब करते, उसको इन्वेस्टिगेट करते और उसके बाद जो है वो केसेस को कंक्लूड भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं इसी के अंदर अगर देखा जाए जहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बाजियाब कराया गया, खवातीन को बाजियाब करवाया गया और काफ़ी जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो जो कारकर्दगी है इस यूनिट की ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, और अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, कोई ऐसा केस जो कि आप हाईलाइट करना चाहते हैं और कनेक्ट होना चाहते हैं इस यूनिट के साथ, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। SPCRO इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर डॉक्टर अकीला नकवी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अकीला साहब आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं आपसे कि कुछ बात हम कर पाएँ इस यूनिट से मुतालिक, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते इस यूनिट से मुतालिक। जब हम सेक्शुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट की बात कर रहे हैं, कब से काम कर रहा है, किस तरह से काम करता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं SSP इन्वेस्टिगेशन नहीं हूँ, मैं SPCRO लाहौर हूँ। डॉक्टर अकीला मेरा नाम है और इस यूनिट को मैं ओवरलुक करती हूँ, लेकिन मेन जो इसको देखते हैं वो SSP इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपने करेक्टली कहा, और DIG इन्वेस्टिगेशन वो देखते हैं। ठीक है। और जब से ये यूनिट बना है, ये जो रेप बिल में जो अमेंडमेंट हुई थी 2021 में, उसके बाद से इस यूनिट का क्याम आया। उससे पहले हमारे पास जेंडर बेस्ड सेल्स थे और वो भी यही काम कर रहे थे, लेकिन जब से ये यूनिट बना है तो आई वुड से कि रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस हमारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इस यूनिट में जो केसेस हम डील कर रहे हैं उनका एम्बेड भी ज़्यादा है। पहले जो हमारा जेंडर बेस्ड यूनिट था वो सिर्फ रेप देखता था, रेप है, गैंग रेप है, रेप विद माइनर्स है, सॉडमी है, लेकिन अब ये जो यूनिट हमारा बना है इसमें और भी बहुत सारे सेक्शन ऑफ लॉ हैं जो हम देखते हैं। इसमें हम अगर कोई पब्लिकली किसी औरत को इंसल्ट किया जाए वो देखते हैं, तो तेज़ाब फेंकने के जो ख़वातीन पर केसेस हैं, ख़वातीन पर और बच्चों पर, वो भी इसमें कवर हो रहे हैं। औरतों पर किसी भी किस्म की सेक्सुअल असॉल्ट, फिज़िकल वायलेंस, वो सब इस यूनिट में कवर होते हैं। सो अगर हम खाली केस रिपोर्टिंग की बात करें तो पिछले साल से इस साल हमारे पास 6 गुना ज़्यादा केसेस हैं। जो पिछले साल की हमारी परफॉर्मेंस थी उसमें तकरीबन 1300 केसेस थे, और अभी इस साल, अभी हम सितंबर पर हैं और अब तक हमारे पास 6000 से ज़ायद केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। सही। अच्छा, अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को, जिस तरह आपने बताया, आपने बड़े अच्छे से एलैबोरेट भी किया, लोगों को पता भी है, बट लोगों की रहनुमाई के लिए ज़रूरी ये बात बताएं कि किस तरह से रिपोर्ट कर सकती हैं ख़वातीन, क्या प्रोसीजर है आप लोगों का?
इसमें कोई भी प्रोसीजर नहीं है। मतलब अगर कोई भी खातून किसी भी टाइम पर, दिन हो रात हो, अनसेफ फील करे, उनको लगे कि कोई इशू है, खातून हो, बच्चा हो, ट्रांसजेंडर हो, तो हमारा एक तो यूनिवर्सल नंबर है हमारा 15 जिस पर कॉल की जा सकती है। उसके अलावा किसी भी करीबी थाने में रिपोर्ट की जा सकती है। लाहौर में बहुत सारी खिदमत मराकज़ अब बन गए हैं, उनमें रिपोर्ट की जा सकती है। मतलब वेर एवर दे फील कन्वीनियंट दे कैन रिपोर्ट। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उन्होंने थाने में ही आना है या किसी ये जो हमारा स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट है इसी के किसी फोकल पर्सन से रब्ता करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन 15 पर भी वो कॉल करते हैं तो वो केस ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा इसी यूनिट पे। तो अच्छा। बिल्कुल सिंपल सा इसका है। रिटन में भी वो कंप्लेंट दे सकते हैं, वर्बल भी दे सकते हैं, मतलब इन एनी वे। एक हमारा बल्कि ऑनलाइन सिस्टम भी है कंप्लेंट का। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, आईजी साहब का पोर्टल है, लाहौर के जो सीसीपीओ हैं उनका पोर्टल है। कहीं पर एनीवेयर, मतलब कहीं भी रिपोर्ट की जाए तो हम एंटरटेन करते हैं। अच्छा, ये जो अमला है बिल्कुल अच्छा, ये जो ऑफिसर्स इस यूनिट के अंदर जो ऑफिसर्स जो हैं वो इस यूनिट के अंदर जिनको रखा गया वो जेंडर मिक्स है, मतलब उसमें मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं? जी जी बिल्कुल। चूँकि हमारे पास इसमें एक इशू यही है कि ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज थी, तो हमें मेल्स भी इसमें रखने पड़े, उनके बिना हमारा वो चल नहीं रहा था। इंस्पेक्टर जो हमारे पास 6 हैं, लाहौर में 6 डिवीजन्स हैं, तो डिवीजन्स को जो हेड करते हैं वो 6 मेल इंस्पेक्टर्स हैं। लेकिन इस यूनिट की जो फोकल पर्सन हैं जो लाहौर में इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में बैठती हैं वो भी हमने फीमेल ही अपॉइंट की हैं, और जो तफ्तीशी अफसरान हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है वो भी फीमेल्स हैं। सो मेल्स का रोल थोड़ा हमने सुपरवाइजरी रखा है, और मेल्स को कुछ स्पेसिफिक 1-2 सेक्शंस हैं उनके केसेस दिए जाते हैं। बाकी जो ज़्यादा लाइजॉन में होते हैं ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, वो हम प्रेफर करें कि फीमेल्स ही करें। ठीक। अच्छा कीला साहब, इससे पहले आपने जिक्र किया रिपोर्टिंग बहुत बेहतर हुई है, माजी की निस्बत आप लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं जी, लेकिन जितनी रिपोर्टिंग बेहतर हुई है हम थोड़ी कारकर्दगी पर भी सवाल करेंगे कि जितने केसेस रिपोर्ट में उसमें कितने फ़ीसद केसेस हल की तरफ गए, कितने मुल्जिमान पकड़े गए, कैसे उनकी कार्रवाई को हमने देखा, और जब हम फास्ट ट्रैक इंसाफ की बात करते हैं कितनों को सज़ा दिलाई हमने, कितनों पे प्रूफ कर पाए हम? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही चीज़ पॉइंट आउट की। जो 6000 केस मैं आपसे कह रही हूँ रिपोर्ट हुए हैं, इसमें से तकरीबन 1500 हमारे केस हैं जो कंप्लीट चालान हुए हैं। 4000 ऐसा केस है जिसमें विक्टिम ने या जो भी उसमें अफेक्टेड था उसने खुद स्टेटमेंट दी कि मैं कार्रवाई नहीं कराना चाहती। इन केसेस में ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि समटाइम्स आपस में उनका पैचअप हो जाता है, नहीं आगे वो, मतलब पुलिस को वो मौका नहीं देते, तो उस सूरत में ज़ाहिर बात है पुलिस भी मजबूर है। हमारा एक जुडिशरी का सिस्टम है, वहाँ जाके विक्टिम बयान दे देते हैं कि अब हम इसको परसू नहीं करना चाहते, तो इन केसेस में वो परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो बकिया जो भी केस हमें चालान मिलता है, बंदे तो हमने सारे, इवन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने बंदे अरेस्ट किए, लेकिन बाद में विक्टिम की स्टेटमेंट आ गई कि जी हम परसू नहीं करना चाहते, तो फिर जाहिर बात है फिर पुलिस के पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ये तो हम मेजॉरिटी केसेस में देख रहे होते हैं कि पैचअप हो जाता है, और जाहिर है वो उनका राइट भी है, आप उसको कुछ कह नहीं सकते, वो अपना एक कानूनी हक है जिसको वो इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। रियासत का भी कुछ किरदार होना चाहिए, रियासत का भी किरदार के कुछ ऐसे केसेस जहां पर जिनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, सो दैट बाकी लोग जो है वो सिर्फ ना जाएं, और इस लिहाज से रियासत का किरदार ज़रा बड़ा मैटर करता है। जी बिल्कुल है, और बहुत सारे केसेस अभी आप देख लें कि रिसेंटली गंगाराम में बच्ची का रेप का केस था, वो बहुत हाईलाइट हुआ, वो बंदा हमने पकड़ा। इसके अलावा 5 बच्चे बाजियाब हुए हैं, उनके साथ के सॉडमी के केसेस रिपोर्टेड थे, और जो करते थे वो ऑलरेडी रिकॉर्ड होल्डर थे। एक बच्ची 10 साल की थी, उसका मस्जिद में रेप हुआ, वो हमने पकड़ा। बहुत सारे, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड वर्क एज वेल, लेकिन जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ केसेस में बिल्कुल इनके आपस में सुलह भी हो जाती है, लेकिन जहाँ हम देखते हैं कि ये बाउंड्री क्रॉस हो गई, खासतौर पे बच्चों से आप लोग काम करते हैं, उसमें कोई बिल्कुल कोई लीनियंसी नहीं है। लेकिन अगर एक एडल्ट है और वो आपस में ऑलरेडी जानते थे तो वो तो रेप भी नहीं है उस तरह से, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन हम रजिस्टर जरूर करते हैं। इसमें चूंकि आपने कहा ना कि चूंकि वो ज़ाहिर 18 साल से ऊपर होते हैं तो उसमें ज़रा केस डिफरेंट हो जाता है। ये जो हम बिल्कुल माइनर्स की बात कर रहे हैं, मैं स्पेशली अगर लड़कियों की बात भी करूँ, चूँकि कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट भी हुए कि कुछ लोगों ने
फॉर एग्जांपल एक केस था जिसमें एक लड़की से किसी 45 साल मर्द ने कांटेक्ट किया, 22 साल लड़का बन के बात की और बाद में उसके पैसे भी उसने ले लिए। ऐसे बहुत से केसेस आप लोगों ने देखे भी हैं। थोड़ा अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से बताइएगा कि स्पेशली जब हम इस तरह के केसेस देख रहे हैं और वो जो बच्चियां भी 18 साल की नहीं हुई, चूँकि उसमें फिर कानून थोड़ा डिफरेंट ट्रीट कर रहा होता है, किस तरह से एहतियात की जा सकती है, कैसे इन लोगों से बचा जा सकता है जो कि इन लोगों को वरगलाते हैं? जी बिल्कुल, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। इसमें हमारे पास जब भी ऐसा कोई केस होता है, हम मीडिया के थ्रू भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं और फैमिली को भी हमेशा हम यही कहते हैं कि आप बच्चों पे चेक रखें, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया यूजेज पे। जो इंडिपेंडेंट मोबाइल डिवाइसेस बच्चों के पास हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रॉड्स होते हैं वो इसी के थ्रू हो रहे हैं। इसके अलावा जब बच्चे कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कैसे दोस्त बना रहे हैं, जैसे आपने पॉइंट आउट किया 18 साल से कम उम्र बच्चों की, तो ये सब चीज़ें उनके गार्डियन ने देखनी है। पेरेंट्स हैं, कोई भी और गार्डियन है, उसने देखनी है स्कूल में उनके कैसे दोस्त हैं, क्योंकि ये टाइम होता है जब बच्चों के एडोलेसेंट का टाइम होता है, सेंसिटिव होते हैं, वो इमोशनली भी थोड़े फ्रेजाइल होते हैं। सो जहाँ पर भी वेरेवर दे फाइंड कुशन, वो अपना दे फील सेफ देयर। लेकिन हर जो उसमें हम यही कहते हैं कि हर जिससे वो बात करते हैं वो उनका सेफ जोन नहीं है। हम इसमें बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके। जो हमारी टीम है 6 फोकल पर्सनस पे मुश्तमिल, और जो हमारे इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर पे फोकल पर्सन है, हम रेगुलरली वो मेक इट अ पॉइंट कि ये लोग डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, स्कूल्स में जाएं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, कि अगर कोई भी चीज़ सस्पिशियस लगती है तो उन्होंने जो बच्चे का गार्डियन है उसको बताना है। तो हम तो अपने तौर पर पूरी कोशिश करते हैं। बाकी मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगी आपसे भी कि आप भी इसमें मैक्सिमम अवेयरनेस दें। सबकी जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जाहिर है, और हमारी भी जिम्मेदारी हम इस वक्त पूरी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है ओवरऑल हर एक की अपनी जिम्मेदारी है जिसको निभाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिलेश साहब, ऐसे में लास्ट में ज़रूर ये चीज़ बताइएगा कि हम ये देख रहे होते कि नो मैटर व्हाट, आप इतना अच्छा काम आप बता रही हैं, हो भी रहा है, बट एट द सेम टाइम एक ट्रस्ट डेफिसिट है पुलिस और अवाम के दरमियान, कि रिश्वत ले लेती है पुलिस, उसके बाद केस को टेकअप नहीं किया जाएगा। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिपोर्ट करें, अपनी पुलिस पर, अपने इदारों पर यकीन करें? बिल्कुल, ट्रस्ट डेफिसिट की जहाँ तक आपने बात की, तो खाली पुलिस पर नहीं है, जनरली हमारी सोसाइटी में ये कल्चर है। और लोग डिफरेंट जो भी सरकारी अदारे हैं उसको एक वो सस्पिशियस की नज़र से देखते हैं कि पता नहीं ये पैसे लेने बैठे हैं या इस तरह। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम जहाँ भी बैठते हैं हम अपना काम कोशिश करते हैं फुल ऑनेस्टी से करें। अब अगर फिर भी किसी को कोई शिकायत है तो मैं कहती हूँ हमेशा कि अब तो इतने ज़्यादा फोरम्स बन गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया है, इसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेंट का प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, CM पोर्टल है, IG पंजाब की पोर्टल है, हमारे जो लाहौर पुलिस के हेड हैं, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, उनकी CCP लाहौर की पोर्टल है, DIG इन्वेस्टिगेशन की पोर्टल है, मैं इवन SP CRO मेरी कंप्लेंट की ऑनलाइन पोर्टल है, ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं। तो अगर किसी को भी कहीं इशू आता है, सो देयर आर मैनी एवेन्यूज वे दे कैन रिकॉर्ड देयर कंप्लेंट। तो और लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो हम तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम इसको हम रिड्रेस करें। बाकी कोई भी सिस्टम ज़ाहिरी बात है उसको 100% ट्रांसपेरेंट होने में रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट और हमें शफाफियत के लिए ज़्यादा कोशिश करनी और हम कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया किरण नकवी साहिबा साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी इस इदारे से मुताल्लिक, इस यूनिट से मुताल्लिक। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस सबसे आगे हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। बाल जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके सर के ऊपर होने चाहिए और थोड़े बाल जो है आपको बड़ा डिप्रेशन। अच्छा, वैसे मैंने एक बात नोट की है शोएब, वैसे ऑनेस्टली नो ऑफेंस, इस पर कोई बॉडी शेमिंग की बात नहीं हो रही, बट मैंने देखा जिन लोगों के बाल नहीं होते ना कम्प्लीटली, वो थोड़े ज़्यादा रिलैक्स होते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जिनके बाल कम होते हैं, क्योंकि बालों का गिरना आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। जिनके चले गए हैं वो कहते हैं बस ठीक है, देयर गॉन, गॉन विद द विंड। एट द सेम सभी ने एक और बात भी होती है ना कि जिनके बाल गिर जाते हैं, तो एक राय बड़ी कॉमन हो चुकी है कि अमीर होते हैं। नहीं बाबा, अच्छा। अगर वो बाल गिर गए, वो कहते हैं कि अब जो मर्जी कर लो, चाहे आप 6 तेल मिक्स कर लो, जो मर्जी कर लो, बाल वंस देयर गॉन नहीं वापस नहीं आ सकते। अच्छा, अब क्या है वो वाली जो सिचुएशन शोएब बता रहे हैं, उस तक आने से पहले इंपॉर्टेंट है कि जब आपके बाल गिर रहे हो, थिन हो रहे हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ट्रीटमेंट्स करवाना शुरू कर दें। अब तो नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए। अच्छा, पहले हम स्टेम सेल की बात कर रहे होते थे शोएब, PRP शुरू हुई, PRP के बाद स्टेम सेल हमने देखा वो आना शुरू हो गए। स्टेम सेल के बाद अब जो है वो एक और ट्रीटमेंट सामने आ चुकी है, एक्सोसोम थेरेपी। तो आज हमें
कॉल भी कर सकते हैं अगर आप इससे मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि हम एक अवेयरनेस के तौर पे इस पे बात करना चाहते हैं कि बहुत सी जगह पर आप देख रहे होंगे जी एक्सोसोम्स के जरिए आपके बाल आ जाते हैं वापस। कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता, किस वक्त करवा सकते हैं, जेंडर पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ऑल गुड। ग्रेट। ये क्या एक्सोसोम्स? एक्सोसोम्स क्या होता है? ओके, आई ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत से जो लोग देख रहे हैं उनको एक्सोसोम्स शायद वो पहली बार सुन रहे हैं। तो एक्सोसोम्स मीन्स, एक्सो मीन्स के एग्जिट होना, जोम्स बॉडी से, सेल से एग्जिट होना। तो पहले ये सेल का वेस्ट डिस्पोजल समझा जाता था। छोटे छोटे वेसिकल सेल को लीव करते हैं, सेल का वेस्ट लेके निकलते हैं। बट इन 1980s उन्होंने जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बहुत क्लोजली देखा तो उन्होंने देखा दे आर पावर हाउस ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स एंड मैसेंजर आरएनए। उसके बाद उसके ट्रायल स्टार्ट हुए, माइस में स्टार्ट हुए, वुंड हीलिंग में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट था, रीजनरेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट था। और अब इट हैज़ टेकन द इंडस्ट्री बाय स्टॉर्म, स्टैटिक इंडस्ट्री, मेडिसिन में और भी कार्डियोवैस्कुलर, ऑर्थोपीड सब में इसका यूज़ स्टार्ट हो रहा है और इट्स रियली गुड एंड अ रीजनरेटिव ऑप्शन। पाकिस्तान में स्टेम सेल और एक्सोसोम, मुझे डिफरेंस थोड़ा सा आप अगर समझाने की कोशिश करें ताकि लोगों को। एक्सोसोम्स दे आर डीएनए फ्री, उनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। सही। ओके, डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती। और बट इफ वी टॉक अबाउट स्टेम सेल्स तो उसमें होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा, पाकिस्तान में कितना कॉमन हो चुका है एक्सोसोम्स थेरेपी? इट्स वेरी कॉमन। अब पाकिस्तान में लास्ट 5 years में स्टार्ट हुआ है और अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इस प्रोसीजर क्या होता है एक्सोसोम्स में? ये तो हासिल क्या सोर्स क्या होता है, हमारे पास कैसे आते हैं, जिसने भी उसको इस्तेमाल करने किस तरह से लगाया जाता है? कितने टाइम का प्रोसीजर होता है, डाउन टाइम भी थोड़ा सा बताइएगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यू आस्क अबाउट द सोर्स, ठीक है? इट कैन बी प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स हो सकता है। गुड सोर्स मीन्स गुड एक्सोसोम्स, बैड सोर्स मीन्स बैड एक्सोसोम्स। प्लांट गुड सोर्स है या एनिमल? प्लांट इज सेफ सोर्स, लेकिन एनिमल में थोड़ा सा ये होता है कि सेफ और अनसेफ का। अगर हर सेल का वेस्ट डिस्पोजल होता है, इवन कैंसर सेल का भी वेस्ट डिस्पोजल होता है। तो उसमें अच्छे सेल्स का अगर होगा, लाइक अम्बिलिकल कॉर्ड से अगर लिया जा रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड से लिया जा रहा है, बोन मैरो, एडिपोज टिश्यू, सो दे आर गुड एक्सोसोम्स। अच्छा, जानवरों का एक्सोसोम्स। यस। तो सेफ अनसेफ पे थोड़ी और बात कर लें, मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अच्छा हाँ, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जनरली सेफ और फ्यू FDA प्रूफ भी हैं, नहीं भी हैं। 1980 से अब तक इसका टाइम पीरियड 30-40 years, तो अभी स्टिल इस पर रिसर्च वगैरह सब कुछ हो रही है, बट दे आर सेफ, पूरी दुनिया में हो रहे हैं, आर शोइंग रियली गुड रिजल्ट्स। बालों के लिए रीजनरेशन कॉज कर रहे हैं एंड दे हैव सुपरसीडेड हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है? बट ऑब्वियसली अगर आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट कराएंगे, स्किन में स्कार्स, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, एंटी एजिंग, सब पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है। उसमें कितने टाइम का प्रोसीजर होता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट्स अ प्री फॉर्म्ड सोल्यूशन। नो, वो पूछ रहे हैं कितना टाइम लगता है ट्रीटमेंट में। इट्स अ प्री फॉर्म्ड सोल्यूशन। उसको ये आता है, द वंस विच आई यूज दे आर अमेरिकन एक्सोसोम्स, और -20 से -80 के टेम्परेचर में रिसीव होता है। -20 to -80, और उसको डीफ्रॉस्ट करके इंजेक्ट करना होता है। टेक्स फ्यू मिनट्स। अच्छा, डाउन टाइम कितना है इसके बाद? देयर इज नो डाउन टाइम। उसी टाइम पर आप टू गो एंड रिज्यूम योर एक्टिविटीज। क्योंकि हम यही कह रहे होते हैं ना, कोई ट्रीटमेंट करवा लिया, अब इसके बाद क्या होगा, हमें पूरा प्रोसीजर। रियली गुड, सी यू डोंट हैव टू गो अंडर द नाइफ, कोई सर्जरी नहीं होती, कोई डाउन टाइम पेन नहीं होता। और लेकिन इसका ये है कि कितने सेशंस चाहिए वो डिपेंड करता है आपके कौन सा एलोपेशिया है, किस टाइप का है, उसको कितना ड्यूरेशन हो चुका है, एक्सटेंट क्या है। सो ये सब चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं। जनरली आफ्टर 1 year 2 years ये रिपीट किया जाता है। डॉक्टर साहिबा, एक क्योंकि गूगल मैं खुद भी कर रही थी इसके बारे में, जब और कुछ लोगों से जब मैंने पूछा तो उनका कंसर्न ये था कि एक्सोसोम ट्रीटमेंट के बाद आपको ट्यूमर्स होने का खतरा हो सकता है। अभी भी गूगल पे ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और ओवरऑल भी लोग भी अगर बात करें तो वो कहते हैं कि ये रिस्क फैक्टर इसके अंदर ये इन्वॉल्व है। क्या ये मिथ है? इसको कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? सो गूगल इज AI इंटेलिजेंस। आप वहाँ पे कोई भी चीज़ लिखोगे, किसी भी XYZ नाइव बंदे ने लिखी है जिसको मे बी कोई नो हाउ नहीं है, वो भी आपको शो होती है, लेकिन अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी लेकिन वही बात है ना कि आप कुछ साल ही कल को तो पैनाडोल का भी कोई साइड इफेक्ट आ सकता है, पर नहीं है ना, तो कल को क्या हो सकता है? अभी कोई राइट फैक्टर फिलहाल ऐसा कुछ चीज सामने आई नहीं है। हाइपोथेसिस है, प्रेडिक्शंस हैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। एक कॉलर है, उनको भी शामिल करेंगे। खानेवाल से हमें कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, शेख सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या पूछना चाहेंगे आप?
अरे ये मैं भी इंटरव्यू चल रहा था आपका, मैं अभी देख रहा था तो ये गांजपान का सर। अच्छा, बाल झड़ रहे हैं सर। ठीक है, बाल झड़ रहे हैं, कोई सवाल करना चाहती हैं? आपकी उम्र क्या है? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। कब से बाल गिर रहे हैं आपके? तकरीबन 1 साल हो गया थी। 1 साल हुआ है। पूरे सर से गिर रहे हैं या किसी खास हिस्से से गिर रहे हैं? ऊपर मतलब फ्रंट हिस्से से। आपकी फैमिली में है गंजपन? पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स? किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। किसी को भी नहीं है। ओके, वर्कअप होगा और मैं देखूंगी कि ये टाइप क्या है एलोपेशिया की। इस तरह कॉल पे मैं नहीं देख नहीं सकती। ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि समटाइम्स होता है कि आप जेनेरिकली ट्रीटमेंट सोच लेते हैं और आपको पता चलना चाहिए कि बेसिकली रीज़न क्या है। क्या एक्सोसोम्स के हवाले से जब हम बात करें तो रीज़न मैटर कर रही होती है कि अच्छा आपकी रीज़न क्या है बाल गिरने की? जेनेटिक है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, कोई डिफिशिएंसी है, क्या है? तब एक्सोसोम्स करेंगे। व्हेन अ पेशेंट कम्स टू मी आई टेक डिटेल्ड हिस्ट्री, उसकी एग्जामिनेशन करती हूँ, कुछ लैब टेस्ट कराने होते हैं और रीज़न को ट्रीट करना होता है। एक्सोसोम इज़ रियली गुड, PRP ये सब चीज़ें हैं, इनसे बाल आते हैं। यानी ये बाल आएंगे इनसे, लेकिन साथ रीज़न को ट्रीट फिर भी करना है। बाल आके फिर चले जाएंगे अगर रीज़न ट्रीट नहीं होगा। ओके, एक बार जो गए हुए वो तो वापस आ गए। जी, अगर आप साथ साथ रीजन को ट्रीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी बहुत कॉमन है, उसको साथ ट्रीट करें, फिर एक्सोसोम्स करें, लास्टिंग रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? जी जी, मोहम्मद इकराम। जी, क्या पूछना चाहेंगे? पूछना ये चाह रहा हूँ, शुगर पेशेंट के लिए इलाज मुमकिन है? इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। कौन नहीं करवा सकता है? डायबिटिक अगर है, मिनिमली इन्वेजिव एक इंसुलिन सिरिंज से पिक करना होता है, लेकिन ये है कि अगर कोई किसी की शुगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना चाहिए। इट्स गुड। और ताकि कोई लोकलाइज्ड इन्फेक्शन ना हो, बिकॉज इट्स वेरी लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट। अगर हम बालों की बात करें तो सर पे लग रहा है, स्किन की बात करें फेस पे इंजेक्ट हो रहा है, ये आपकी पूरी बॉडी में तो नहीं जा रहा। ठीक, कितना फर्क पड़ता है? फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे जिनका स्कैल्प नजर आना शुरू हो जाता है, अभी बाल गिर रहे हैं, आजकल 30-35 में नजर आ रहा होता है, और अगर एक सेशन लिया है तो उसका कितने टाइम बाद रिजल्ट हमें नजर आता है? I really love doing exosomes, इसलिए क्योंकि मेरे पेशेंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। They're very happy, yes। और 3rd मंथ के एंड पे ग्रोथ नज़र आती है। अब कुछ लोगों में ज़रा जल्दी आती है, कुछ में लेट आती है। ऑब्वियसली हर किसी की बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है टू सेम ट्रीटमेंट। अच्छा, अगर बिल्कुल चमक रही है? नो, नॉट पॉसिबल। देन उसमें देखना होता है कि हेयर फॉलिकल प्रिजर्व्ड है कि नहीं है। फॉलिकल होना चाहिए। यस, सो ऑलवेज वक्त पे करा लें, इससे पहले के चमक आ जाए। वक्त पे करा लें। डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं मर्दों के बाल एक दफा अगर गिर जाए वो वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। अब आपने अगेन द सेम थिंग कि कौन सी स्टेज पे है एलोपेशिया। अगर तो वो स्कारिंग एलोपेशिया है, उसके फॉलिकल्स नहीं है, फिर तो ऑब्वियसली नहीं आएगा रिजल्ट। लेकिन अगर स्टार्ट हुआ है अभी तो फिर तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो कोई एज लिमिट भी होती है? अक्सर टीनेजर्स को भी ला देते हैं, बच्चों का भी कहते हैं जिससे बाल गिरना शुरू हो गए तो इस ट्रीटमेंट की तरफ I prefer doing in 18 and above। और आगे आप कितना एज तक? 80 तक भी किया? 80 तक भी किया? yes। 80 तक किया है? Yes। बाल आ गए थे वापस? On my Instagram page there is a picture of a lady। She is in late 70s। बाल आ गए, बड़े अच्छे रिजल्ट आए। उनके केस में मैं होपफुल नहीं थी, लेकिन उनके बहुत अच्छा है। फिर उन्होंने सेकंड सेशन भी कराया। एज इज जस्ट अ नंबर, हमेशा मैं कहती हूँ अपना ख्याल आप हर एज में रखें। उनके कोई कोमॉर्बिड्स भी नहीं थी। शी वाज नॉट डायबिटिक, नॉट हाइपरटेंसिव। मैं आपके पर्सपेक्टिव से बताती हूं कि आप करवा सकते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर, उन्होंने भी तो करवाया। और 18 से कम पे नहीं कर रही। ऐसा कोई है नहीं कि आप कर नहीं सकते, बट आई प्रेफर कि मैं 18 एंड अबव। वैसे अपने आप को अंडर 18 कहना चाह रहे हैं, ये बात है यहाँ पर बट वो नहीं है, कह सकते हैं ना। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, नए नए ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। रिस्क फैक्टर तो जाहिर सी बात है हर किसी चीज़ का होता है, लेकिन ये आपको ज़रूर देखना होता है। कंप्लीट कर लेते हैं लोग, मेरे ऊपर करना शुरू कर देंगे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्सपर्ट राय ज़रूर लें। आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है फलाने से सुना और फिर आप करें। महंगा होता है, पूछ रहा हूँ ना, कितने का कोई अंदाजा? इट इज प्राइसी, लेकिन इसकी प्राइस रेंज होती है, डिपेंड करता है कितना
प्रोडक्ट यूज हो रहा है? क्वांटिटी, उसमें स्टेम सेल्स कितने हैं और ब्रांड कौन सा है, ब्रांड सोर्स कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, सो मेनी थिंग्स। सही ये एक सवाल रहेगा। वी टेक केयर ऑफ पेशेंट्स बजट, उसको हम ऑप्शन उसके हिसाब से ऑप्शन देते हैं। ये वाले एक्सोसोम्स भी हैं, ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं। मेरी क्लिनिक में कोई भी पेशेंट वापस नहीं जाता, हम उसको मतलब देयर ऑप्शंस कर देते हैं। आप कन्विंस कर लेते हैं? अच्छी वाली डॉक्टर नॉट कन्विंस, लेकिन उसको ऑप्शंस दे देते हैं कि दिस इज 1 बिलियन, दिस इज 2.5, और मैं डिसाइड करती हूँ वैसे कि उन पे कौन सा सही होगा। बिल्कुल ठीक, ज़रा पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड कर रहा होता है। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सबसे आगे मैं आपको कहीं खुशामदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं इसको कहूँगी, क्योंकि लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में। सितारों का हाल लोग बड़ा जानना कोशिश कर रहे होते हैं ना। मंथ स्टार्ट होता है, सोच रहे अच्छा ये महीना कैसा रहेगा हमारे लिए। अच्छा, जो सितारे होते हैं, आपका कौन सा स्टार है? सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस है, मेरा टॉरस है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि लोग वैसे हमने क्यों बताया, लेकिन ऐसे आप भी बताया आपके क्या स्टार है, क्योंकि आज हम इसी हवाले से बात कर लेंगे। क्या जो स्टार्स होते हैं उसका आपकी पर्सनैलिटी पे कोई असर होता है कि नहीं, और वो हमारी जिंदगी के बारे में क्या बताते हैं? जब हम बात करते हैं माहिरीन से, वो जब ये बता रहे होते हैं कि इस महीने आपके सितारे ये कह रहे हैं, तो क्या हम उसको बदल भी सकते हैं कि नहीं अपनी किस्मत को? लेट्स सपोज वो कह रहे हैं ये महीना इस सितारे के लिए ऐसा रहेगा, तो क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं, या जो लिखा है बस वही होना है? ये सो मेनी क्वेश्चंस ना जो कि आपके माइंड में आ रहे होते हैं। आप में कॉल भी करें अगर इससे मुताल्लिक आपका कोई सवाल है। अक्सर हम ये कह रहे होते हैं ना कि अच्छा ये तो गुस्से वाला है, ये तो फलाना है। अच्छा, फिर पूछा जा रहा होता है अच्छा लियो है, इसका स्टार ये है। और कुछ लोग तो एक्चुअली जब किसी से मिल रहे होते तो वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा स्टार क्या है? लोग इतना ज्यादा इसके ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं। अच्छा, स्पेशली रिश्तों में बड़ा पूछा जा रहा होता है, दोस्ती यारी में पूछा जा रहा होता है अच्छा तुम्हारा स्टार क्या है, तुम्हारा स्टार क्या है। इनकी दोस्ती आपस में हो सकती है, इनकी नहीं हो सकती। तो हमें एस्ट्रोलॉजर सामिया खान ने ज्वाइन किया। सामिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। बहुत से लोग आपको सुनते हैं, बहुत फॉलो कर रहे होते हैं। आई एम श्योर के कुछ कॉल्स भी आएंगी, इस दौरान आपसे सवाल भी कर रहे होंगे। आई होप आपका दिन अच्छा गुजर रहा है, आज का आगाज़ अच्छा है। आप लोगों के साथ आगाज करने का मौका मिल रहा है तो खुद ब खुद ही अच्छा हो जाएगा। अरे आपने हमारा दिन भी बना दिया। अरे सामिया साहिबा, जब हम किसी की पर्सनालिटी की बात करते हैं, जो सबीन ने भी जिक्र किया कि समटाइम्स हम किसी की पर्सनालिटी को देखते हुए अच्छा गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, चूँकि इसका स्टार ऐसा है, कि वाकई ये दुरुस्त बात होती है? स्टार का इतना इम्पैक्ट होता है पर्सनैलिटी में कि उस शख्सियत में नज़र आए फिर वो चीज़? देखिए, यहाँ तक इम्पैक्ट होता है कि आपके जो मैं कहती हूँ ना कि कई बारी जब क्लाइंट मेरे साथ टेलीफोन पे होता है तो मैं उनके फीचर्स पूछती हूँ कि आपके ये फीचर्स हैं, आपके जो है बाल ऐसे, आपके बालों में फ्रिज तो नहीं है, आपकी आंखें ऐसी तो नहीं है, कि यहाँ तक के जो पर्सनालिटी की जो वो होती है शक्ल जो है वो भी इनसे जो है ना वो इफेक्ट हो रही होती है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगी आपके सुनने वालों को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अल्लाह ताला आज सबका दिन बखैर आपके गुजरे। और दूसरी बात ये कि प्लीज ये एक अंदाजों का इल्म है, मैं कभी अपने लोगों को मिसगाइड नहीं करती, इसके बावजूद कि अल्लाह के फजल से अब तक मेरा 4 सालों से 90% पॉलिटिकल पेशगोइयों का रिकॉर्ड भी रब ने ठीक किया, इज्जत रखी मेरी। इसके बावजूद मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि 70 to 75% ये अंदाजों का इल्म है, एक रोड मैप है। जैसे महकमा मौसमियात आपकी मदद करता है, खुदारा इससे ज्यादा इस फिल्म को बिलीव मत कीजिए, क्योंकि ये एक सिर्फ अंदाजे हैं। एक आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक आपको जैसे गूगल आपकी रहनुमाई करती है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, महकमा मौसमियात वार्न कर देता है, लेकिन बारिश होगी तो अल्लाह के हुक्म से होनी है। आपने भी जब आप लोग इंट्रो में बात कर रहे थे कि क्या वैसा ही होता है, नहीं, दुआ बहुत बड़ा वेपन है हमारे पास बीइंग मुस्लिम। सदका रद्दे बला कहा जाता है। इन बातों पे बिलीव करना, सितारा खराब है सफर ही ना करो, ज़ाहिर बड़ा लेवल पे आके बिल्कुल ऐसा है। आप लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे बुलाते हैं अपने शो पे। बिल्कुल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेज किया है कि देखिए हर चीज जो है उसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, और ये भी एक स्टडी है जो कि किसी हद तक ठीक हो सकती है, किसी हद तक गलत भी हो सकती है। और वही वाली बात कि दुआ, उसका असर बहुत ज्यादा होता है, तो एक हद तक बिलीव करना इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका तवक्कुल जो है वो सिर्फ अल्लाह की जात पे होना चाहिए। अच्छा, ओवरऑल थोड़े से अगर स्टार्स के बारे में
बारे में बात करें, क्योंकि लोग अक्सर कह रहे होते हैं ना कि स्टार्स, ये फलाना स्टार है तो ये लोग ऐसे। सबसे गुस्से वाले स्टार कौन सा है? सबसे गुस्से वाले स्टार्स अगर हम जिनको कहें कि लोग जिनकी डिवाइड, इनको बिल्कुल आपका सवाल बड़ा वैलिड है। इन्हें डिवाइड किया गया है। जो जलाली सितारे हैं, जो जिनको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल जरा कमजोर होता है, ये पेयर है, ये एरीज हैं, ये लियोज हैं, ये सेजिटेरियस हैं। इनका अपने टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल जरा कम होता है, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों स्टार्स जो हैं बाकमाल होते हैं। अगर आप 1 by 1 चलना चाहते हैं, और जो है फिर वाटर साइन के लोग होते हैं वो ठंडे होते हैं। वाटर साइन में पाइसेस आ जाता है, और जो है जो एयर साइन वाले लोग हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, उनको भी अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल आ जाता है। और टॉरस स्पेशली, ये बड़े ब्लंट लोग होते हैं। अच्छा, फौरन बच्चों की तरह सॉरी भी हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि बात तो मुंह से निकल जाती है तो असर जरूर होता है। असर सितारे का भी अपने बच्चे, जो माँ बच्चे को कंसीव कर रही होती है, जिस दिन बच्चा दुनिया में आता है, वो दिन जहाँ जहाँ जो मेरा बिलीव है जितना, और फिर भी मैं कहूँगी ये बहुत महदूद इल्म है, ये आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता है। प्लीज इसको एक हद से ज्यादा मत अपनी जिंदगियों पे इम्पोज कीजिए कि आपने दिन की बिस्मिल्लाह ही सितारा देख के करनी है। मतलब मैं इतने सालों से लोगों की किस्मतें पढ़ रही हूँ, यकीन कीजिए मैं कभी सुबह उठ के ये नहीं चेक करती कि आज सितारे की पोजीशन क्या है। ऊपर एक रब की जात भी तो है ना, बिल्कुल ऐसी आपने है। दुआ से बिस्मिल्लाह करनी है अपने दिन की, जो है बेशक बेशक ऐसी तो है। हम अब इसको 1 by 1 लेके चले, या बिल्कुल 1 by 1 आप करें, बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो सितारा है एरीज, यानी बुर्ज हमल, आसमानी ज़ोडिएक का पहला सितारा, बेपनाह लीडरशिप क्वालिटीज के मालिक होते हैं। बड़ा मैं इसको फौजी सितारा कहती हूँ। फौजियों की तरह नर्व्स मजबूत होते हैं। इनको पुलिस की जॉब हो गई, डिटेक्टिव हो गया, ये चीजें बहुत सूट करती हैं। इनकी सबसे खूबसूरत जो क्वालिटी है वो है कि जिम्मेदार बहुत होते हैं, रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेके। और जो एक इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि मैं इनको कहती हूँ इम्पेशेंट मत होइए, जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। आजकल जो एरीज का सितारा है वो अगर इनका टेस्ट ले रहा है तो इनके रिलेशनशिप हाउस के अंदर, और क्योंकि इनको अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल ऑलरेडी वीक है, इनकी अज़दवाजी जिंदगी, पार्टनरशिप लाइफ, इनके सोशल रिलेशंस, इस वक्त इनको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, रिश्तों में फेलियर अल्लाह ना करे सहने पड़ रहे हो। और जो इनका सबसे प्लस पॉइंट एरीज का जा रहा है वो ये जा रहा है कि जो लोग बैरूने मुल्क हिजरत करना चाहते हैं या अंदरूने मुल्क, उसमें सितारा इनके लिए बहुत जो है वो एक बेहतर पोजीशन के अंदर आ गया है। अगर जो है टॉरस पे चलते हैं, क्योंकि समय से वक्त बड़ा मुख्तसर, हम चाहेंगे बस एक एक डेढ़ 2 मिनट पे हम एक एक करें। टॉरस पे आ जाते हैं। टॉरियंस जो है, बुर्ज टॉरस जो है, ये मैंने जैसे पहले कहा कि बड़े आर्टिस्टिक से लोग भी होते हैं, बहुत इंस्टेंट गुस्सा भी कर जाते हैं। इस वक्त जो इनको सितारा सपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है इनके खाना माल में, और इनको अपने दिमागी हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा तवज्जो करनी है। ये दो चीजें जो है इनको, मैं इनको बार बार कहती हूँ कि जितना लाहौल पढ़े, अस्तगफार पढ़े, ताकि टेम्परामेंट आपका जो है कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ना हो जाए इन लोगों को। अगला सितारा जेमिनाई यानी बुर्ज जौजा, प्रैक्टिकल लोग, ओवर एम्बिशियस लोग, और बड़ा मुझे मजा आता है कि इनको ये दुनिया में जीना जानते हैं। इनका सितारा इस वक्त इनके रास्ते बड़े आसानी से बनाएगा। इस साल से अगले साल तक ये काम कर रहा है, बल्कि 2 साल अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज, अपने प्लानिंग्स, अपने एम्बिशंस के जो ख्वाब देखे हैं, ख्वाब वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो ये इस वक्त जो है ना, सोना छोड़ दे, अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए जुट जाए जो है, क्योंकि किस्मत शादी में भी सपोर्ट कर रही है। अगला सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, बड़े मासूम लोग, दिल के साफ लोग, बड़े होम लविंग लोग होते हैं। इनका भी एक प्रॉब्लम है कि ओवर पोजेसिव बहुत होते हैं। जो स्क्रिप्ट दिमाग में बना लिया, बस वो जमीन पे इनको वैसा ना मिले तो ये दुनिया से ऑफेंड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस वक्त सितारा इनको जो है, इनको बहुत दुआएं मांगनी चाहिए, वरना जो है अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन चीजें जो है ना, इनको जो है वो डिस्टर्ब करके जा सकती हैं।
और जो कैंसेरियन बिजनेस में है वो बहुत चुकन्ने रहे। अगला साल कैंसेरियंस का साल है, ये मैं आप लोगों को कह सकती हूँ। आपने वहां तक का सफर पॉजिटिव अप्रोच के साथ कैंसेरियन करना है। अगला सितारा लियो यानी बुर्ज असद के जो लोग हैं, इस वक्त लव लाइफ में सितारा अच्छा है, बच्चों की तरफ से सितारा सुरखरू कर सकता है, लीडरशिप क्वालिटीज के जो है बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो है। और मैं कहती हूँ कि मोहब्बत में धोखे बस बड़े खाते हैं, क्योंकि हर किसी को ट्रस्ट इजीली कर लेते हैं, लेकिन शौकीन मिजाज और बड़े बादशाहों वाला मिजाज इनका होता है लियोस का जो है। तो इस वक्त लव लाइफ में और बच्चों के मामलात में सितारा स्ट्रांग है, और कोई स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश भी सितारा पूरी करा के जा सकता है। अगला सितारा वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। स्टमक का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड जिंदगी नहीं मिल सकती हमें। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि हम स्क्रिप्ट फॉलोअर्स हैं डेस्टिनी के, हम स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं है। जो मिल जाए उस पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जो ना मिले सब्र कीजिए, क्योंकि ये लोग फिर कुड़ते हैं वर्गोस जो है, जब इनके को फेलियर एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इस वक्त सितारे की जो ब्लेसिंग है ना, वो इनके करियर हाउस के अंदर है। वो वर्गोस जो शोहरत का ख्वाब देखते हैं, तो इस वक्त जो है अपने उसमें हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करें, क्योंकि अल्लाह पाक कोई शोहरत का सपना पूरा करेगा। खाना माल में फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो जरा सितारा वीक चल रहा है, यानी उसमें आप लोगों को मोहतात होना है, अपनी बजटिंग वर्गोस नहीं करनी है। अगला सितारा लिब्रा यानी कि बुर्ज मीजान। बड़े प्यारे लोग होते हैं, मैं कहती हूँ रिश्ते निभाना कोई लिब्रा से सीखे, मल्टी टास्किंग करना लिब्रा से सीखिए, होम लविंग, और मेजबान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़े फ्लर्ट भी हो जाते हैं। लिब्रा और जेमिनाइज बड़ी जल्दी जो है ना वो इनको फंसाना इजी होता है, तो ये आपने याद रखना है कि जो है फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लिब्रा की जो इस वक्त जो इनका भी रिश्तों में बहुत टेस्ट चल रहा है, लेकिन इस वक्त लिब्रा स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबियां मिल सकती हैं, और वो लिब्रा जो माइग्रेशन के सपने देख रहे हैं, इमिग्रेशन के सपने देख रहे हैं, उनके सपने पूरे हो सकते हैं। तो इस वक्त तकदीर यहाँ पे मेहरबान उन पे हो सकती है। अगला सितारा स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। फिलोसफर लोग, डिटेक्टिव बहुत अच्छे बन सकते हैं, मतलब चीज सच इनसे छुप नहीं सकता, सच की तह तक पहुंच जाते हैं। तो मैं कहती हूँ डिटेक्टिव पुलिस एजेंसीज के लोग स्कॉर्पियंस हायर करने चाहिए, सच को कब्र से निकाल के भी ले आएंगे। सब्र की क्वालिटी इनमें अमेजिंग होती है। इस वक्त तकदीर इनको जो सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियल एरिया में, तो हर हलाल और जायज तरीकों से जो है ना रोजी कमाने और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने पे तवज्जो दें, और स्ट्रेस नहीं लेना, और जो अल्लाह ना करे जो बीमार है अपने आप को अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना स्कॉर्पियंस। अगला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस। जो सेजिटेरियंस, इनका सबसे प्यारी मासूम बात जो सेजिटेरियंस की, खुश फहम भी बहुत हो जाते हैं और डिसहार्ट भी उतनी लेवल के जो है ना इंटेंस हो जाते हैं। तो इसमें अलाइनमेंट आउट ना होने दें, वरना फिर वो जो है तरक्की रुक जाती है। और जो है क्योंकि देखिए अगर आप गिर गए हैं तो वहां पड़े नहीं रहना, हमने उठना है और अपना सफर मोहतात तरीके से शुरू करना है। इस वक्त सेजिटेरियन को लक सपोर्ट करिए, शादीशुदा जो है वो बॉन्ड बेहतर होगा, जो शादी के ख्वाहिशमंद है मनपसंद सोलमेट मिलेंगे, मनपसंद जो है वर्क एलाइज मिलेंगे, जॉब एरिया में ब्लेसिंग नजर आती है। और जो इनका जो स्ट्रेस वाला सितारा है, बच्चों पे बहुत मोहतात हैं अपने बच्चों के मामलात में, क्योंकि वो वहां पे गफलत ना करें और लव लाइफ में जरा एहतियात करें। कैप्रिकॉर्नियन यानी बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, ये बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, जिंदगी के मैदान मारना, फाइटर होते हैं, गिव अप नहीं करते, सरेंडर नहीं करते। मल्टीटास्किंग इनमें भी बहुत ज्यादा होती है। घर संभालना, जो खवातीन कैप्रिकॉर्नियंस हैं उनके मियाँ को शिकायत नहीं होगी कि बच्चे ठीक नहीं संभाले। बेइंतहा गुनों वाले लोग हैं जो कैप्रिकॉर्नियंस हैं। और जो नेगेटिविटी है, मुझे तो इनमें मैं नेगेटिव पॉइंट को ढूंढ नहीं सकती, मैं बड़ी एडमायरर होती हूँ कैप्रिकॉर्नियंस की। इस वक्त जॉब हाउस बड़ा प्यारा हो गया, तो जो कैप्रिकॉर्नियंस अच्छी मुलाजमत का सपना देख रहे हैं, इस वक्त अपनी कोशिश जरूर कीजिए, अपने सीवीज जगह जगह फेंकिए,
जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला देंगे, और वो कैप्रिकॉर्नियन जो फिटनेस फ्रीक है वजन जल्दी पुट ऑन हो जाएगा। इस वक्त में वजन का ख्याल रखिए, अच्छी सेहत की कोशिश करें तो अल्लाह पाक आप पे बहुत ब्लेसिंग देंगे। अगला हमारा 11वां खिलाड़ी एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं, बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन में माहिर होते हैं। आईटी में इनको बड़ी लक सपोर्ट करती है, इनकी लक सपोर्ट कर रही है बच्चों के हाउस में, लव एरिया में, और मोहतात इनको रहना है, जो ज्यादा एहतियात करनी है। कोई इलीगल कामों में ना जाएं, कोर्ट कचहरी इन कामों में ना फंसे, और इस वक्त किसी ऐसे बंदे को पैसे ना दें। जी लास्ट आ गया पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, बड़े शायराना, बड़े ओशन की तरह गहरे लोग होते हैं, और जो है अदाकारी में पाइसेस कमाल कर जाते होते हैं क्योंकि जो है बड़े बेहतरीन इस फील्ड में चल सकते हैं। सामा साहब, आप इससे पहले ज़रा अपने स्टार्स से मुतालिक बात मुकम्मल की, वक्त बड़ा मुख्तसर था, लेकिन 2-3 सवाल हम और भी करना चाह रहे थे आपसे। अक्सर हम ये भी देखते हैं ना कि शादी ब्याह के मामलात में स्टार्स, तो कोई ऐसे 2 स्टार्स जो आप शेयर करना चाहें कि अच्छा इनकी शादी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और इनकी शादी अगर हो तो बहुत अच्छी चलती है, ये बड़ा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो कौन से स्टार्स होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ना, डेस्टिनी जो इंडिविजुअल डेस्टिनी है वो बताती है। जैसे इमरान खान साहब का मैरिज हाउस जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहा, लेकिन वसीम अकरम साहब का मैरिज हाउस शानदार है, तो ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये नहीं जैसे आजकल वक्त सपोर्ट कर रहे हैं सेजिटेरियंस को और जेमिनाइज को, जो शादी का सपना देख रहे हैं, तो इस वक्त बेहतरीन सोलमेट उनको किस्मत दिला सकती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं जनरलाइज नहीं कहा जा सकता। तो ये है कि वो बॉन्ड डेस्टिनी से पढ़ते हैं। हमारा अपना मैरिज हाउस क्राइसिस का शिकार रहा, तो ये जो है ना ये बॉन्ड डेस्टिनी से पढ़ा जा सकता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना, वाकई में आपने बड़ी अच्छी बात, अच्छी तरह इसको एलैबोरेट भी किया। लोग कहते हैं अच्छा जी इस स्टार का इसके साथ नहीं हो सकता, और इवन रिश्ते करते हुए भी ये हम अक्सर कह रहे होते हैं कि अच्छा जी ये स्टार है इसके साथ तो हमारा कोई, ऐसा नहीं होता। आपने रिश्ते खुद अल्लाह ने एक तो लिखे हुए होते हैं जोड़े। बिल्कुल अल्लाह पाक ने जोड़ों की शक्ल में हमें पैदा किया। यहाँ पे जो डेस्टिनी है वो सिर्फ जमीन मिलाती है, जोड़े ऊपर से बन के आए हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे है। और सामा साहब, आप हुकूमत पाकिस्तान की थोड़ा इसका सितारा बताएं ना, क्या हुकूमत किस तरह से नज़र आ रही है आपको? अच्छी चलती नज़र आ रही है, मुद्दत पूरी करती है, अभी तो वैसे स्टार्ट है बट स्टिल थोड़ा सा इसके सितारों से मुताबिक बताएं। देखिए इस वक्त हुकूमत वक्त मुश्किलात में है, अनडाउटेडली सितारों की रोशनी में भी। और ये डेट क्योंकि मैं बहुत सारे दिनों से प्रोग्राम्स मेरे ऑन एयर हैं कि मैंने कहा था 23 अक्टूबर तक हुकूमत वक्त मुश्किलात का शिकार रहेगी। अच्छा। खुदा ना करे, मुझे ये तो नजर नहीं आता तख्ता पलटा जाएगा। शतरंज के मोहरों की तरह चेहरों में तब्दीली जरूर हो सकती है, लेकिन वो जैसे मैंने 2022 में कहा था कि ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है ये तख्ता पलट देगी, तो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और मार्च का एंड दिया था जिसमें वो ऐसा आप लोगों ने मंजर देखा भी, तो मुझे इस वक्त तो ऐसा कोई मंजर नजर नहीं आता। हाँ, 23 अक्टूबर तक इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का जाती सितारा भी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन अगर ये अक्टूबर सरवाइव हो जाता है तो ये फिर अपने आगे आपको पीसफुली चलते हुए नजर आएंगे। ओके। महंगाई का भी कुछ सितारा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल जो है देखें अब नवंबर की 2 तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नवंबर 2024 की 4 नवंबर एंड देन 2024 की जो है 16 नवंबर, वहां से मुल्क एक सेफ जोन में दाखिल होना शुरू होगा। जो लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि वो वक्त आएगा कि आप लोगों को इस अल्लाह करे। बिल्कुल सामने ऐसा वक्त बड़ा मुख्तसर था। सामने बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, में एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनकी ज़बरदस्त खिदमात के जरिए आलमी सतह पर वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर ज़ैन अशरफ मुगल आज हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन भी इन्होंने किया है। मालदीव्स में आलमी इस्लामी मालियाती अवार्ड GIFA 2024 से इनको नवाजा गया है। अपने फलाही मनसूबे सीड आउट, इसके जरिए वो 6000 बच्चों को तालीम दिलवाने और खारज सलाह अक़लियतों समेत 3000 अफराद को कारोबारी मौके फराहम करने में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है। कैसे किया है, क्या चैलेंजेस थे,
और इस अवार्ड के बाद वो क्या राय रखते हैं, क्या सोच रहे हैं, कितनी अच्छी अप्रिसिएशन है ये जी हम जैन से ही पूछेंगे। जैन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। जैन थोड़ा सा बताएंगे कि इससे पहले फोर्ब्स के 30 अंडर 30 फहरिस्त में भी आप शामिल हो चुके हैं, कई और अवार्ड्स भी आपके नाम, थोड़ा सा इस अवार्ड से मुतालिक बताएगा कि ये जो हम सीड आउट था पूरा आपका मंसूबा ये क्या था, किस तरीके से आपने ये रोल आउट किया था? जी बिल्कुल, ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड बेसिकली सालाना उन इदारों को दिया जाता है जिसके ऊपर एक केस स्टडी की जाती है, उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट की जाती है, ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है, और हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड एक इस्लामिक इंटरेस्ट फ्री नॉन प्रॉफिट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जो काम कर रहा है पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए। सो बेसिकली उसको असेसमेंट के बाद उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया और अवार्ड किया। बिल्कुल, अब मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। सीड आउट एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है जो पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाले लोगों को अपना रोजगार शुरू करवा के देता है बगैर सूद और बगैर किसी मुनाफे के। ये इदारा हमने 13 साल पहले शुरू किया, और शुरू करना की वजह भी यही थी कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ पे लोग चैरिटी ज़्यादा करते हैं, टैक्सेस कम देते हैं, मगर फिर भी तकरीबन आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे रह रही है। तो हम ये सोचते थे कि क्या वो ऐसा काम है जो हम करेंगे और हम कनेक्ट कर सकते हैं पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को डोनर्स के साथ पूरी दुनिया में। तो हमने इस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। अब हम वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं हम उनको हैंड पिक करते हैं, 7 लेवल्स पे वेरीफाई करने के बाद उनकी प्रोफाइल पब्लिश कर दी जाती है ऑनलाइन सीड आउट के क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में, और फिर उसको मार्केट करते हैं पूरी दुनिया में। जैसे उनके बिजनेसेस 10 लोग 15 लोग मिल के कलेक्टिवली फंड कर देते हैं, उसके बाद सीड आउट बगैर किसी सूद के बजाय उनको हार्ड कैश देने के पूरा बिजनेस उनका एस्टेब्लिश और एग्जीक्यूट करके देता है, अलॉन्ग विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, मेकिंग श्योर के देने वाले का पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो, और साथ ही उनको कॉन्टेक्ट डिटेल, इंफॉर्मेशन, एड्रेस और जियो मैपिंग लोकेशन सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिकली मिल जाती है। और जैसे उनका बिजनेस अप एंड रनिंग होता है वो आसान एक साथ में बगैर सूद के इजी इंस्टॉलमेंट्स वो पैसे वापस करते हैं सीड आउट को, और सीड आउट वो पैसे एक रिवॉल्विंग फंड में डाल के 100% वो पैसा रिवॉल्व करते हुए दूसरे पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के कारोबार एस्टेब्लिश करके देते हैं। तो ये एक हमारा बेसिक मॉडल है, और हर एक एंटरप्रेन्योर के साथ उसके 2 बच्चों को भी स्कूल भेजा जाता है, एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है जिसके जरिए उनका और उनकी पूरी फैमिली का एब्सोल्युटली फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है लोकल हेल्थ वेलफेयर हॉस्पिटल्स के जरिए। वेरी नाइस। आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर हम चैरिटी की बात कर रहे होते हैं, जरूर दें, जहाँ पर जो मुस्तहिक है उसको जरूर दें, बट एट द सेम टाइम लोगों की हेल्प इस तरह करें कि उनको कारोबार खोल के दें, उनको बिजनेस सिखाएं, उनको काम सिखाएं, स्किल जब उनको आएगा और उसके बाद वो आगे रन करेंगे, क्योंकि चैरिटी है तो कब तक वो चैरिटी पे रख सकेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएगा कि ट्रांसजेंडर्स और माइनॉरिटीज पे भी जाहिर है आपने उनको भी आपने मौके फराहम किए, सक्सेस रेट कितना है, स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि उनको मौके अगर फराहम की जाए तो वो कितने कंसिस्टेंट होते हैं? बिल्कुल, देखें यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और हमारे पास जो ट्रांसजेंडर्स और माइनॉरिटीज़ हैं वो लोग खुद आते हैं और जिनके अंदर कोई हुनर होता है। ये ऐसे लोग हैं जो किसी ब्यूटी सैलून पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, फिर हमने उनको PFDC के साथ जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं वो करवाने के बाद पहले उनको स्किल सिखाई और उसके बाद उनको पूरा एक ब्यूटी सैलून लगा के दिया उनके इलाके में। फिर ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको हमने होम किट्स बना के दी जिसमें वो घर घर जाके ब्यूटी सैलून का काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो चैलेंजेस तो है, एक स्टीरियोटाइप भी है उनके दिमागों में भी है, क्योंकि जब आप शुरू से वो एक काम ना कर रहे हो और आपने बैरियर ना तोड़ा हो तो इट टेक्स टाइम। तो इसलिए हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर को इन प्लेस किया पहले, ताकि उस प्रोसेस से वो गुजरे, उनका माइंड मेकअप, और उसके बाद हम उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाएं। अच्छा, फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और इसके साथ जो जी अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा जैन, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को मजीद कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली कि कोई भी आप अगर काम कर रहे हैं दुनिया में तो वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो। तो आई बिलीव कि जब हम हमेशा कोई भी काम करते हैं अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जात के बारे में सोचते हैं और हमेशा व्हाट और हाउ के ऊपर फोकस करते हैं और व्हाई के ऊपर फोकस नहीं करते, तो तब तक हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा सकते। एज अ नेशन पाकिस्तान को हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स एट सो मेनी एंड्स
जब तक हम हर कारोबार से पहले इस पहलू को नहीं देखेंगे कि हम पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए, इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम करें अपने कारोबार के जरिए जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो अपनी अपनी डायमेंशंस के अंदर, तो तब तक हम सोशल एंटरप्रेन्योर की तरफ नहीं जा सकते। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्पैक्ट के ऊपर फोकस करें, वाई के ऊपर फोकस करें और इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करें। बहुत दफा ऐसे होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये सारे काम हमने अकेले नहीं करने हैं, मगर हर कोई अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो इट इज बेटर कि आप उन लोगों को ढूंढें जो आप काम कर सकते हैं, आप वो करें। Exactly. और आप लोग टीम वर्क बड़ा इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो राय भी जरूर ले, उनको इंटीग्रेट करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल सुबह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।